नमस्कार, हमारी इकोनॉमिक्स सर्वे की जो सीरीज़ चल रही है, उसमें आज हमारा आधारभूत संरचना एवं विकास का ये टॉपिक है। तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि मेरा काम है इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे याद कराना और सीधा-सा तरीका है कि मैं 3-4 बार रिवाइज़ कराऊँ। पहले ओवरव्यू में बताऊँ, फिर क्वेश्चन से रिवाइज़ कराऊँ, फिर तीसरी बार रिवाइज़ करूँ। मोस्टली लेक्चर में 3 बार रिवाइज़ करा दूँ। उसके बाद में आप पीडीएफ डाउनलोड करके 2 बार और पढ़ लो तो आपका इकोनॉमिक सर्वे डाटा याद हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में से सीधे-सीधे सवाल पूछे जाते हैं, 15 से 20 सवाल पूछे जाते हैं, तो डाटा भी याद रखना ज़रूरी है। बस सीधी-सी बात, नो बकवास पॉलिसी यही है। इकोनॉमिक सर्वे आपको करना ही पड़ेगा और अब हम शुरू कर देते हैं इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना, किसी भी देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है उस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना। बोले इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बोले भाई साहब सड़क बनाओ, सड़क क्यों बनाओ? अरे परिवहन होगा तभी तो विकास होगा, परिवहन नहीं होगा तो विकास कैसे हो जाएगा? अमेरिका के एक बहुत फेमस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला था कि अमेरिका अमीर है इसलिए रोड अच्छे नहीं है, अमेरिका इसलिए अमीर है कि यहाँ के रोड अच्छे हैं। ध्यान रखना, अगर रोड अच्छे बनेंगे तभी तो देश अमीर बनेगा। अब इस समय नितिन गडकरी जी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में पूरा जी-जान से लगे हुए हैं। उन्होंने 30-40 लाख करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नितिन गडकरी जी इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने क्लियरली बोला है अगले आने वाले 5 सालों में हमारे रोड जो हैं वो अमेरिका लेवल के हो जाएँगे और जिस दिन रोड अच्छे हो जाएँगे उसी दिन डेवलपमेंट हो जाएगा। बहुत आसान सा एग्जांपल है साउथ कोरिया का, दक्षिणी कोरिया का। दक्षिण कोरिया में पहले उत्तरी कोरिया की बराबर ही गरीबी थी, अच्छा डेवलपमेंट नहीं था। दक्षिण कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पहला फैसला किया कि उत्तर से लेके दक्षिण तक बहुत शानदार रोड डेवलप करेंगे, फिर पूरब से पश्चिम तक बहुत शानदार रोड डेवलप करेंगे। रोड डेवलप होंगे, उसके बाद में कंपनियों को बुलाएँगे, यहाँ पे उन्हें सुविधा देंगे और सुविधा देने के बाद में वो जो उत्पादन बनाएँगे, उस उत्पादन को पूरे विश्व में जो है वो बेचा जाएगा। ये जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट होता है, तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा बोले क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है? दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा रेल का। रेल क्या है? परिवहन का ही साधन है तो रेल बनाओ, ठीक है? उसके अलावा और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है? उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ऊर्जा। बिजली का उत्पादन करना, बिजली का वितरण करना और उपभोक्ताओं तक पहुँचाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैं जब भी बोलता हूँ किसी देश के विकास का पैमाना मापना है तो उस देश की ऊर्जा खपत कितनी है ये देख लीजिए, पर व्यक्ति ऊर्जा खपत। जिस देश में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है वहाँ हर व्यक्ति की ऊर्जा खपत ज़्यादा होगी। बोले ऊर्जा क्या? बोले यार जब घर में आप लाइट यूज़ करते हो वही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब मान के चलिए चलो आप लाइट हटा दीजिए, क्या आपकी ज़िंदगी कल्पना की जा सकती है? घर में लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, फ्रिज नहीं है, आपका मोबाइल भी चार्ज नहीं हुआ। मतलब आप उम्मीद करके सोच के देखिए कि किस तरीके से जो है वो आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि बगैर बिजली के। तो इस बार इकोनॉमिक सर्वे वालों ने क्या किया है? मोस्टली तो हर बार ही करते हैं। इस बार इकोनॉमिक सर्वे वालों ने किया किया है, उन्होंने फ़ोकस कर दिया ऊर्जा पे सबसे ज़्यादा। तो ऊर्जा के डाटा हमें याद करने होंगे। अब ऊर्जा में भी क्या चीज़ें होती हैं? ऊर्जा में आपको पता ही होगा, एक तो होती है परंपरागत तरीके से, जो हमने आपने सुना होगा थर्मल प्लांट्स होते हैं, तापीय विद्युत गृह होते हैं, ठीक है? पुराने समय से हम उस तरीके से बना लेकिन अब जो है वो सभी सरकारें जो जोर दे रही हैं, वो है सौर ऊर्जा पे जोर दे रही हैं। हमारा भारत, हमारा राजस्थान, ये दोनों ही सौर ऊर्जा के लिए बहुत अच्छे डेस्टिनेशन है। तो आने वाले फ्यूचर में कल्पना की जा रही है कि 2050 तक ऑल ओवर इंडिया में जो है वो सारी चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी से होने लग जाएँगी, अच्छे ऊर्जा से होने लग जाएँगी। तो यही इम्पोर्टेंट जो है इस लेक्चर का उद्देश्य है। सो लेट मी स्टार्ट दिस लेक्चर। मैं यहाँ पे ये लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। सो देखिए, अब क्या-क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में? राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता एवं उपभोग, क्या-क्या और एक्स्ट्रा चीज़? बोले ऊर्जा का डाटा याद करना है। अभी इकोनॉमिक सर्वे में जो दिया है वो याद करना है, ठीक है? दिमाग नहीं लगाओ, डाटा है, मैं याद कराऊँगा, मेरी ज़िम्मेदारी है याद कराने की। मुझे 5 बार बोलना पड़े, 10 बार बोलना पड़े, याद करा के छोड़ूँगा इस लेक्चर में। और ऊर्जा में हम कितना उत्पादन कर रहे हैं, हमारा राज्य कितना उत्पादन कर रहा है, ध्यान रखना है, हमारा राज्य कितना उत्पादन कर रहा है, वो डाटा याद रखना है। फिर उत्पादन तो कर लिया हमने, बिजली तो बना ली, अब बिजली को गाँव-गाँव तक, घर-घर तक भेजनी है, तो उसका वितरण कैसे किया जा रहा है, कितनी ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई है, ये देखना है। फिर उपभोक्ता कितने हैं, भई बिजली को आपने गाँव तक डीपी लगा के पहुँचा दिया, क्या लोगों के पास में कनेक्शन है? क्या वो लोग अपना घर में यूज़ कर पा रहे हैं क्या बिजली का? तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमें देखना है। फिर ऊर्जा में ही मैंने उसके भाग के हिसाब से बोला कि पारंपरिक, गैर पारंपरिक, तो हो सकता है कि गैर पारंपरिक वाली जो है वो अक्षय ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं, गैर पारंपरिक होती है अपनी अक्षय ऊर्जा और पारंपरिक होती है तापीय ऊर्जा। तो इनके भी डाटा याद करने पड़ेंगे। तापीय ऊर्जा के डाटा दिए तो नहीं है उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में, बट मैंने एक्स्ट्रा और जोड़ दिए तापीय ऊर्जा के, क्योंकि बार-बार मैंने एग्ज़ाम में देखा है कि कोटा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट की जो है वो क्षमता कितनी है,
छाबड़ा प्लांट की क्षमता कितनी है, तो वो जोड़ना पड़ा मुझे। ओके, सौर ऊर्जा अच्छे ऊर्जा का स्रोत है, सोलर प्लेट घरों के ऊपर लगा देना, सबसे आने वाला फ्यूचर इसी पे है, मैं क्लियरली बोल सकता हूँ। आने वाले फ्यूचर में 2 नाम आप सुने होंगे, एलन मस्क का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि उसकी जो एंटरप्राइजेज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने एलन मस्क ने इलेक्ट्रिसिटी वाली कार बनाई, आने वाले टाइम पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कार फ्यूचर है। उसने स्पेस के बारे में सोचा कि चलो हम स्पेस में जाएँगे, आने वाले फ्यूचर में स्पेस ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि कभी-कभी कोई उल्कापिंड आ गया, कोई गृह युद्ध हो गया, विश्व युद्ध हो गया। अब मान के चलिए विश्व युद्ध हुआ तो इतने परमाणु हथियार हैं कि कोई बचेगा ही नहीं। तो उसने स्पेस एक्स बनाया ताकि जो है वो हम अंतरिक्ष में जाने का प्लान सोच सकें, और उसने सबसे इम्पोर्टेंट बनाया सोलर सिटी प्लान, सोलर रूफटॉप प्लान। ये एलन मस्क का प्लान है, ठीक है? मतलब प्लान तो पहले से है, लेकिन अपनी कंपनी बनाई उसके लिए सोलर सिटी करके। वो क्या करता है कि जो अमेरिका के घर वाले अगर कोई चाहे तो उनकी छतों पे जो है वो सोलर प्लेट्स लगा के पूरे घर को जो है वो बाहर की बिजली से मुक्त कर देते हैं, आपका खर्चा खत्म हो जाता है, एक बार में सोलर प्लांट्स लगवा लिए इस तरीके से। इसलिए इसलिए मैंने बोला ना, इसलिए एलन मस्क 2020 में पूरे विश्व में नंबर 1 पैसे वाला बन गया था। कारण क्या था? उसने उन चीज़ों को छोड़ा जो फ्यूचर में सबसे बड़ा फ़ायदा देने वाली हैं। अभी उसकी उतनी बर्थ वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रेडिक्शन इतने अच्छे हैं कि लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, और जो है वो यहाँ पे एलन मस्क नंबर 1 बन गया। इंडिया में अगर देखा जाए तो पिछले 5-6 सालों में अडानी अडानी का नाम आपने सुना होगा। इतने अच्छे तरीके से जो है उनके पैसे बढ़ रहे हैं। कारण क्या है? अडानी जो है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अडानी पोर्ट में भी बहुत अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, और उसके अलावा सोलर में यानी ऊर्जा उत्पादन में बहुत अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं। अंबानी भी अब भी जो है वो सोलर के इस प्लांट में उतर के आ गए हैं, और ये बहुत अच्छा कदम है कि बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सोलर ऊर्जा उत्पादन में अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कदम है। आप अंबानी, अडानी की कितनी भी बुराई करो, लेकिन उनका जो इंडस्ट्रियलिज़्म है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है देश के लिए। बुराई करना तो वो खाली लोगों का कुछ भी काम होता है। एक उद्योगपति जो अपने देश के लिए करता है वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? कितने लोगों को रोज़गार देता है, कितनी सरकार को टैक्स देता है, वो चीज़ आप देखते ही नहीं हो। ये राजनीतिक कारणों से आप बोल देते हो, बुराई कर देना। तो ये हमें देखना है। देन फिर हम ये देखेंगे ग्रामीण विद्युतीकरण कैसे किया जाए। 2000 पहले तो ये था कि गाँव में आज से 20-30 साल पहले तो बहुत रेयर केस गाँव में जो है वो बिजली पहुँचती थी। शहरों में, छोटे-छोटे कस्बों में तो पहुँच गई थी, लेकिन गाँव में तो बहुत कम में पहुँचती थी 20-30 साल पहले। हमारे गाँव में जो है 30 साल पहले बिजली आई थी। अब अब बहुत सारे गाँव भी मोदी जी जब आए तब तक बहुत सारे गाँव भी ऐसे थे जिनमें बिजली नहीं पहुँची थी। तो पहला उन्होंने सोचा कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना हुआ है, तो इसे पहुँचाओ तो सही कैसे भी करके। तो बोले कि फाइनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ गाँव तक के लिए, तो क्या किया जाए? बोले कि दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। बोले गाँव तक विद्युत वितरण नेटवर्क बनाओ, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का। तो उन्होंने ये किया। उसके बाद में कि गाँव तक तो आपने बना लिया, अब गाँव में घरों में कनेक्शन दिलवाओ, तो सौभाग्य योजना के तहत जो है वो घरों में बिजली कनेक्शन दिलवाया गया। बीपीएल वालों को फ्री में कनेक्शन लो, फ्री में कनेक्शन लो बीपीएल वाले। बाद में बिजली यूनिट वगैरह वो तो खर्चा आता ही है, लेकिन कनेक्शन दिलवाओ और नेटवर्क पहुँचाओ, तो नेटवर्क के लिए ये बनाए गए। और पीएम कुसुम योजना ये भी हम देखेंगे। अपना जो है वो किसान किसान उत्थान से रिलेटेड है, मतलब ये सोलर एनर्जी की रिलेटेड है। इसमें 3 घटक होते हैं, पूरा देखेंगे। फिर अच्छे ऊर्जा पे हम पूरा फोकस करेंगे। अच्छे ऊर्जा के लिए राजस्थान में राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन, ये नोडल एजेंसी है भारत सरकार की, राजस्थान के अंतर्गत काम करती है। तो ये राजस्थान में अच्छे ऊर्जा की जितनी भी संभावना है उन पे काम करवाती है। ये राजस्थान में अच्छे ऊर्जा की जितनी भी संभावना होती है उन पे काम करवाती है। ओके, उसके बाद में हम सोलर ऊर्जा का उत्पादन, डाटा याद करना पड़ेगा। अभी मैं एक बार बोल देता हूँ, फिर बार-बार बोलूँगा। देखो, इस समय हमारी सोलर ऊर्जा की जो इंस्टॉल्ड क्षमता है वो 5002 मेगावाट की है। एक चीज़ यहाँ पे मैं फिर क्लियर करता हूँ। देखो, मेगावाट और गीगावाट, ठीक है? आपके घर में आप मोबाइल में यूज़ करते होंगे। पहले पुराने टाइम पे 10 एमबी की ऐसा एमबी के जो है वो गाने होते हैं, और वो चेंज हो जाते हैं तो गीगावाट में हो जाते हैं। पुराने टाइम पे आप देखते होंगे 512 एमबी का जो है वो आपका चिप आती थी। लेकिन मतलब 1000 मेगावाट मिल जाते हैं तो 1 गीगावाट हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। 10 की घात 3 का अंतर आ जाता है इसमें। 1000 मेगावाट मिल कर के क्या बोल जाते हैं? 1 गीगावाट। तो मैं अगर यहाँ पे ये जो मैंने डाटा बोला है कि इस समय इंस्टॉल्ड कि इतने तो प्लांट लग चुके हैं,
अभी उसमें से उत्पादन पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन प्लांट लग के तैयार हो चुके हैं, धीरे धीरे जो है वो उत्पादन शुरू हो जाएगा। अब देखो इसमें इकोनॉमिक सर्वे की बात ये है कि इकोनॉमिक सर्वे में डाटा होता है नॉर्मली दिसंबर 2020 के लास्ट तक का, दिसंबर के लास्ट तक का। उसके बाद में बहुत सारा टाइम निकल गया, अब बहुत ज़्यादा और भी प्लांट इंस्टॉल्ड हो गए होंगे, उसके अलावा और भी चीज़ें, उत्पादन भी बढ़ गया होगा, लेकिन हमें डाटा कौन सा याद रखना है, जो इकोनॉमिक सर्वे में, क्योंकि एग्जाम में उसी को जो है वो फाइनल माना जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में उसी को फाइनल। तो सौर ऊर्जा के जो इंस्टॉल्ड क्षमता है वो 5000 मेगावाट, यानी इसे मैं 5 गीगावाट ही बोल सकता हूँ, लेकिन उत्पादन जो हो रहा है वो 2178 मेगावाट, यानी 2.1 जीबी के आसपास में हो रहा है। अब हमें डाटा कौन सा याद रखना है, कोशिश ये करनी है कि आपको ये वाला डाटा याद रह जाए। वैसे ये शॉर्ट वाला जो मैंने बताया वो आसान है कि बोले 5 का इंस्टॉल्ड हो चुका है, 2 का उत्पादन हो रहा है, ये आसान है। लेकिन याद ये थोड़ा सा याद रखना, 5002 और 2178 एमबी सोलर में जो है वो उत्पादन हो रहा है। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे सोलर पार्क एवं मेगा सोलर पार्क प्रोजेक्ट जो है वो बनाए हुए हैं सरकार के द्वारा। एक बड़ला में बनाया गया है सोलर पार्क, उसके बाद फलोदी में, फतेहगढ़ में और नोक में। इकोनॉमिक सर्वे में यही लिखे हैं, उसके अलावा भी हो सकते हैं, बट हमें यही पढ़ना है क्योंकि इससे बाहर नहीं पूछेंगे वो। सोलर रूफटॉप स्कीम, पावर स्कीम, निजी और सोसाइटी के लिए अलग अलग इसमें प्लान्स हैं, ये देखेंगे। रेस्को मोड सोलर रूफटॉप योजना, इसमें राजकीय भवनों पे जो है वो रेस्को कंपनी है, उसके तहत जो है वो राजकीय भवनों पे सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो उसे देखेंगे। फिर मैंने बताया कि अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत ही पवन ऊर्जा आती है, विंड एनर्जी आती है, तो विंड एनर्जी का कुछ डाटा और विंड एनर्जी का कुछ नहीं देखना है। विंड एनर्जी का ये ध्यान रखना है कि विंड एनर्जी की क्षमता हमारे देश, हमारे राजस्थान में जो है वो 127 गीगावाट की क्षमता है, इतनी क्षमता है। और हमने क्या किया है कि इतना मेगावाट जो है वो हम उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। 127 जीबी यानी 1,27,000 मेगावाट, 3 जीरो जोड़नी पड़ेंगी, मेगावाट कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना। 127 जीबी की क्षमता है और हम जो है वो इतना उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन इतना कर पा रहे हैं। एक्चुअली में ये इंस्टॉल्ड है, इसमें ये इंस्टॉल्ड है, मैं इसका इंस्टॉल्ड क्षमता है ये। ओके, इंस्टॉल्ड क्षमता है इसकी, इतने जो है वो प्लांट लग चुके हैं इतनी पावर वाले, लेकिन इसमें से थोड़ा सा कम जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है, वो अभी डाटा देखेंगे। ये हो रहा है, इंस्टॉल्ड है 4337 मेगावाट की। ओके, अभी 2 4 5 बार बोलेंगे, यह सब रट जाएगा। जैविक द्रव्य ऊर्जा, इस समय भारत अपने राजस्थान में 13 संयंत्र लगे हुए हैं 120 मेगावाट के, और जैविक जो है वो बायोमास जो है वो अपना सरसों की तूड़ी और जूली फ्लोरा को जो है वो गला करके, सड़ा करके, उसमें से जो गैस निकलती है उस गैस को जो है वो जला करके और टरबाइन को घुमाया जाता है, तो जैविक द्रव्य ऊर्जा बन जाती है। ओके, सड़कें, सड़कें भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में कम बात की है। सबसे ज़्यादा बात किसकी की है, ऊर्जा की, और ऊर्जा में भी सबसे ज़्यादा किसकी बात की है, बोले कि नवीन ऊर्जा की। नवीन ऊर्जा में भी सबसे ज़्यादा किसकी बात की है, बोले सौर ऊर्जा पे फोकस करो, तो सौर ऊर्जा को ही हमें देखना है। सड़कें, सड़कों का डाटा है, 2 3 बार रिवाइज कराऊंगा तो याद हो जाएगा। मेनली राजस्थान में 2,69,028 किलोमीटर, यानी 2,69,028 किलोमीटर जो है वो सड़कें बिछी हुई हैं। इन सड़कों को बनाने का 3 तरीके से होता है। एक तो ऊपर जो है वो सेंटर बनाती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएच, नेशनल हाईवे बनते हैं, बड़े बड़े नेशनल हाईवे 21, नेशनल हाईवे 8, इस तरीके से। एक तो बना दिया सेंटर के द्वारा नेशनल हाईवे, नितिन गडकरी जी जिसमें। दूसरा स्टेट हाईवे बनाए जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे जो मंत्री होते हैं, सड़क परिवहन मंत्री होते हैं, और पहले तो जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग होता था, वो बनवाते थे, लेकिन आजकल जो है इसके लिए स्टेट हाईवे अथॉरिटी बना दी गई है। तो दूसरा क्या हुआ, स्टेट हाईवे। तीसरा क्या हुआ, बोले जिलों को जोड़ो, सभी जिलों को आपस में जोड़ो, तो जिला सड़कें। अब तीसरा होने के बाद चौथा आता है, चौथा वाला क्या है, चौथा वाला कहता है कि जिलों के साथ में सभी गांवों को जोड़ो, सभी गांवों को जो है वो जोड़ा जाए। तो सभी गांवों को जोड़ने के लिए जो है वो तीसरा वाला जो आता है वो ग्राम सड़क योजना होती है, ठीक है। तो वो हमें देखनी है। नेशनल हाईवे जो है वो कुल मिला के 10,116 किलोमीटर है, स्टेट हाईवे 15,600 है, 621 है। उसके अलावा ग्रामीण सड़कें बहुत ज़्यादा हैं, 1.5 लाख के आसपास में ग्रामीण सड़कें सर्वे से ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा सड़कें कौन सी है, ग्रामीण सड़कें सबसे ज़्यादा हैं। ओके, उसके बाद में विकास पथ, विकास पथ जो है वो गाँव के लेवल पे जो है वो विकास करना है, उसके लिए लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा बहुत देखा होगा आपने। तो ये 5 वर्षों का प्लान है, बाल टू बाल विकास पथ, लंबाई 1 किलोमीटर, चौड़ाई जो है वो 5.5 मीटर की होगी, गाँव के अंदर सड़क बनाना, ठीक है। फिर RSCT, ये जो आप बसें देखते होंगे, राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट रोडवेज ट्रांसपोर्ट जो है, तो वो बसों, RSTC की स्थापना, इन बसों को संचालन कौन करवाता है, वो RSTC करवाता है स्थापना 1 अक्टूबर 1961 को ही। वर्तमान में इतनी बसें काम में चल रही हैं, तो ये पूछने वाला डाटा नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में से सीधा सीधा उठाया जाता है। राजस्थान में जो मोटर वाहन पंजीकरण है वो करीब करीब जो है 2 करोड़
2 करोड़ जो है वो मोटर वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। यानी साइकिलों को छोड़ दे तो साइकिलों का पंजीकरण होता नहीं है, बैलगाड़ी इनका नहीं होता है, उसके अलावा मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन या बड़े वाहन, 10 पहिया वाहन, सबका मिला करके मोटर वाहन पंजीकरण 2 करोड़ जो है वो वाहनों का पंजीकरण है इस समय। रेलवे का डाटा थोड़ा सा 5937 किलोमीटर हमारे राजस्थान में रेलवे है, और उसमें से पूरे ऑल इंडिया का अगर देखें तो ऑल इंडिया का 8.81% रेलवे जो है वो हमारे राजस्थान में। डाक एवं दूरसंचार सेवाएं, ये 10,307 डाकघर हैं हमारे राजस्थान के अंतर्गत, और इनमें ज़्यादातर जो है वो ग्रामीण है। और टेलीकॉम उपभोक्ता 6.5 करोड़ है, मतलब राजस्थान की जनसंख्या है 6.86 करोड़, और अब तक 6.60 करोड़ लोगों ने सिम ले ली है। ठीक है, अब उनमें से बहुत सारी इनएक्टिव भी होंगी, बच्चे यूज नहीं करते होंगे, बड़े बूढ़े भी कम यूज करते होंगे, लेकिन मोस्टली सबके पास में जो यूज करने वाले लायक है उनके पास में मोबाइल होता है। ओके, तो अब क्या देखना है हमें? इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या देखना है? पहला देखना है हमें ऊर्जा। ऊर्जा, बाकी चीजों पे कम फोकस किया है उन्होंने, तो हम भी कम फोकस करेंगे। जिन पे ज्यादा फोकस किया है उसमें से सवाल बनेंगे। बोले ऊर्जा देखनी है। ऊर्जा कैसी होती है? बोले ऊर्जा जो है वो एक हो सकती है परंपरागत, बोले थर्मल प्लांट हो सकते हैं, तापीय, कोयला से जो है वो बिजली बनाना। बोले ठीक है, तापीय वाला भी देखेंगे। दूसरा बोले गैर परंपरागत। गैर परंपरागत में बोले सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बनाई जाए। सूर्य की रोशनी जो है वो प्लेट पे पड़ेगी और वहां पे जो इलेक्ट्रॉन संचालन होगा और उसे एक बैटरी में स्टोर किया जाएगा, सोलर प्लेट। तो ये पूरी एक टेक्नोलॉजी है, साइंस वाले लेक्चर में देखेंगे तो ज्यादा बेटर है, मैंने फिजिक्स में पढ़ाई हुई है। तो सोलर प्लांट्स, ठीक है, पहला हुआ सोलर प्लांट। दूसरा हुआ विंड एनर्जी, हवा। हवा के जरिए जो है वो ऊर्जा बनाना। टरबाइन खड़े कर देने, बड़े बड़े, बहुत बड़ी बड़ी जो टरबाइन खड़े कर देते हैं, वो उनके पंखा चलता है तो नीचे की साइड में जो टरबाइन होता है उसका एक्चुअली में पूरे पोल होंगे और नीचे टरबाइन होता है, वो घूमता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो होती है अपनी विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी का डाटा देखना है हमें, ठीक है। लेकिन मेनली फोकस किस पे करना है? सौर ऊर्जा पे फोकस करना है। उससे पहले हम कुछ डाटा देखते हैं अपनी राजस्थान में ऊर्जा से रिलेटेड। तो राजस्थान में ऊर्जा से रिलेटेड पहली बात तो आपको डाटा याद रखना होगा कि राजस्थान में बिजली का उत्पादन कितना किया जा रहा है। शुरू में बताया था मैंने 21,836 मेगावाट। इसे मैं गीगावाट में बोलूँ तो 21 जीबी याद रख सकते हो आप। राजस्थान में विद्युत उत्पादन 21 जीबी होता है, लेकिन एग्जाम में जब भी दिया जाएगा ना तो यही डाटा दिया जाएगा, 21,836 मेगावाट, ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो बिजली हमारे यहाँ उत्पादन हो रही है ना, इसमें क्या होता है कि राज्य उत्पादन कर रहा है अपने राज्य के अंतर्गत, एक ऊपर से केंद्र भी हमें बिजली देता है। केंद्र अपने हिस्से में से कुछ बिजली राज्य के लिए देता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं, एक होता है केंद्र हमें ये बिजली दे रहा है, दूसरा राज्य खुद के अपने प्लांट लगा करके उत्पादन कर रहा है, तीसरा होता है कि जो नवीनीकरणीय ऊर्जा आई है उस पर काम करना। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए बिल्कुल अन्य स्रोत के रूप में हमें उसे लेते हैं, नवीनीकरणीय ऊर्जा। तो 3 होते हैं, पहला तो केंद्र दे रहा है, केंद्र भी पुराने तरीके की बिजली में से दे रहा होगा, और फिर दे रहा है अपना राज्य, राज्य उत्पादन कर रहा है, तीसरा नवीनीकरणीय ऊर्जा वाले स्रोत होते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा एक वो इकोनॉमिक सर्वे का जो चार्ट है वो लिया है। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि ताल का वर्षवार ऊर्जा का अधिष्ठापित क्षमता। अब भाई 2016 में कितनी थी, 17 में कितनी थी, 18 में कितनी थी, 19-20 में कितनी थी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज कितनी है ये देख लीजिए, वो भी इकोनॉमिक सर्वे में दिसंबर 2020 तक की कितनी है। बोले कि राज्य स्वयं कितना उत्पादन कर रहा है, राज्य बोले कि 8,790 मेगावाट राज्य स्वयं का उत्पादन कर रहा है। बोले ठीक है। उसके बाद में केंद्र की तरफ से हमें कितना मिल रहा है, केंद्रीय परियोजनाएं भी होती हैं बहुत सारी, तो केंद्र की तरफ से हमें कितना मिल रहा है, 32,88 मेगावाट केंद्र की तरफ से, 3288 मेगावाट। और फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अन्य ये जो है ना, जिसमें पवन ऊर्जा, बायोमास, सोलर ऊर्जा, ये हैं निजी क्षेत्र और बाकी 2 संस्था हैं, आरआरईसी, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, और उसके बाद में एक काफ़ी बड़ा सा नाम है RSMML, इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखें तो छोड़ दीजिए, ये माइनिंग से रिलेटेड कोई एक संस्था है, तो ये है। बट ये ध्यान रखना है आरआरईसी और निजी क्षेत्र की ये अच्छे ऊर्जा वाले जो स्रोत हैं, इनसे हमें जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी का डाटा हमें थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब वो डाटा है अपना 9,756 मेगावाट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये हुई है अपना इंपॉर्टेंट डाटा, मैंने यहाँ पे इसे ओवरव्यू के रूप में भी लिया हुआ है। दोबारा से रिवाइज करते हैं इसे।
दोबारा से रिवाइज करते हैं। अब अच्छा एक चीज़ आप देखिए कि इसमें आप अगर देखें तो केंद्र की ज़्यादा बिजली मिल रही है या राज्य की? राज्य हमारा ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। ये हमारा राज्य का है तो राज्य हमारा ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। केंद्र की तरफ से हमें कितना मिल रहा है? केंद्र की तरफ से हमें जो है वो कम मिल रहा है, वो 3288। तो अगर पूछा जाए तो केंद्र की ज़्यादा है या राज्य की? तो राज्य की ज़्यादा है, ध्यान रखना है। ओके। और आज के टाइम पे हम ये 9756 जो है वो टोटल जो है वो इधर की साइड में अन्य स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत ज़्यादा हैं। ओके। तो ये हुई अपनी इम्पोर्टेंट जो है वो डाटा की शुरुआत। तो इसमें ध्यान रखना कि थर्मल की हाईएस्ट है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो केंद्र की तरफ से भी थर्मल में से आ रहा है, राज्य की तरफ से भी थर्मल में से आ रहा है। तो दोनों का जोड़ा जाए 7000 और केंद्र का जोड़ा जाए तो 7 और 2 9 के आसपास में, तो 9 गीगावाट जो है वो थर्मल से आ रहा है। तो बस इतना, वो डाटा तो याद नहीं रखना है, अब इतना याद रखना है आपको, क्या कंपैरिजन याद रखना है। ठीक है, डाटा नहीं पूछा जाएगा। कंपैरिजन कैसे याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि हम बिजली का कुल उत्पादन कितना कर रहे हैं, 21,836 मेगावाट। बोले उसमें से राज्य अपना उत्पादन कर रहा है, केंद्र अलग से दे रहा है, और अन्य स्रोतों के द्वारा भी हमें मिल रही है। तो राज्य की ज्यादा है या केंद्र की ज्यादा है? तो राज्य की ज्यादा है। बाकी जितने भी तरीके हैं, थर्मल, सोलर, पवन, सबको मिला के उनमें सबसे ज्यादा किससे मिल रही है? बोले थर्मल से मिल रही है, तापीय विद्युत। तापीय विद्युत, कोयला को जलाओ, कोयला को जला करके उसमें से जो गर्म करने पे भाप निकल रही है, उसके द्वारा टरबाइन को घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। ये पुरानी तकनीक है, बहुत दिनों से चल रही है, तो सबसे ज्यादा इसी से निकल रही है। ओके। आपने न्यूज वगैरह में सुनी होगी कि कोयला की आपूर्ति कम हुई, अब कुछ दिनों के लिए बिजली जो है वो ठप हो सकती है, ऐसा सुना होगा। तो कोयला अगर नहीं आएगा तो बिजली नहीं हो पाती, और सबसे ज्यादा क्या है, थर्मल से ही है, तो इसलिए। अब ये तो हुआ इंपॉर्टेंट डाटा। अब इस डाटा को और थोड़ा सा ढंग से याद करें तो टोटल अधिष्ठापित ऊर्जा जो है हमारे राजस्थान की जो है वो 21,836 मेगावाट है। शुरू से 5 6 बार बोल दिया, 10 बार और बोलूंगा, याद कराना है। सर्वाधिक कौन सी है? थर्मल वाली है। सोलर का डाटा याद रखना है, हम सोलर का 2178 मेगावाट उत्पादन कर रहे हैं, जबकि हमारी इंस्टॉल्ड क्षमता है 5002 मेगावाट की। हम वायु से 3742 मेगावाट उत्पादन कर रहे हैं, जबकि हमारी क्षमता है 4337 मेगावाट की। और बायोमास से 120 मेगावाट जो है वो हम उत्पादन कर रहे हैं। डाटा, डाटा एंड डाटा, एग्जाम में डाटा आता है, सीधी सी बात है। ओके। तो ये हुआ अपनी कुछ डाटा उत्पादन से रिलेटेड। अब बात करते हैं बिजली का स्थानांतरण। बिजली बना ली, अब बिजली को तुम आप गांव तक तो भेजो, उपभोक्ताओं तक तो भेजो, उद्योगों तक तो भेजो। तो बोले क्या करें? सबसे पहले तो बिजली को आपने स्टेशन बनाए, उनसे तारों के द्वारा सब स्टेशन पे भेजो, छोटे छोटे स्टेशन पे भेजो, जीएसएस तक भेजो। तो बोले ठीक है, तारों का जो है वो लाइन बिछाई जाए। तो हमारे राजस्थान में 42,562 किलोमीटर की लाइनें बिछी हुई हैं। हमारे राजस्थान में जीएसएस की संख्या नहीं याद रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 612 जीएसएस हैं। यहाँ पे इसमें लिखा है तो मैंने ये भी डाटा लिख दिया। फिर उसके बाद में अगर बात करें बिजली उपभोक्ता की, तो बिजली उपभोक्ता क्या क्या होते हैं? एक तो घरों में आप उपयोग लेते ही हो बिजली, उसके अलावा कृषि में उपयोग होता है, सोलर जो पंप होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पंप होते हैं, बिजली से चलते हैं, पानी दिया जाता है। उसके अलावा उद्योगों में उसका उपयोग होता है, और बाकी चीज़ों में भी उपयोग होता है बिजली का, बहुत सारे अलग अलग उपयोग में। तो सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है वो घरेलू उपभोक्ता होते हैं। सीधी सी बात है, पूरे राजस्थान में सब जगह सब घरों में जो बिजली कनेक्शन है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो घरेलू उपभोक्ता बिजली का उपभोग करते हैं। हमारे राजस्थान में 1.71 करोड़ कंज्यूमर हैं, घरेलू कस्टमर हैं। गांव की अगर बात करें तो हमारे राजस्थान के 99% गांव जो हैं वो बिजलीकृत हो चुके हैं, उन गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है। यानी संख्या में बात करें तो 43,199 गांव, मतलब ऑलमोस्ट सब गांव तक पहुंच गई है। 65 66 गांव जो उन तक नहीं पहुंची है। तो डाटा क्या रखना है कि हमारे राजस्थान में अभी 100% बिजलीकरण नहीं हुआ है गांव तक, थोड़े से गांव बचे हैं, ज़्यादातर में हो चुका है। और अगर परिवार देखें तो इतने परिवार हैं, तो नहीं ध्यान रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गांव की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि पूरे गांव में डाटा नहीं पहुंचा। अब ये काफ़ी डाटा हो गया। अब रिवाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि रिवाइज के बगैर काम नहीं चलेगा। तो रिवाइज क्या करना है? अब रिवाइज वही करना है जो याद रखना है आपको। पहला क्या याद रखना है? पहला याद रखना है कि हमारी कितनी क्षमता है, 21,836 मेगावाट। जीबी जीबी में याद करते तो बहुत आसान होता, मुझे लगता है कि जीबी में याद आसानी से कर सकते हैं। बोले 21 जीबी ये हो गया, 4 जीबी हो गया,
लेकिन क्या है कि एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे में से डायरेक्ट डाटा उठाता है, तो फिर मैंने कि चलो यार जब रटा ही रहे हैं तो वो चीजें रटा दी जाए जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हुई है। ठीक है, तो 21,836 मेगावाट क्या करना है, 4 बार बोल दीजिए, 21,836 मेगावाट, 21,836 मेगावाट, 21,836 मेगावाट, 21 GB, 21.8 GB। ठीक है, ये हमारी राजस्थान में बिजली उत्पादन हो रहा है। राज्य की बिजली उत्पादन केंद्र की बिजली उत्पादन से ज्यादा है। ठीक है, सभी तरीके के उत्पादन में थर्मल जो है वो हाईएस्ट है। बोले ठीक है, अब ये डाटा टोटल क्षमता 21,836 मेगावाट, इनमें सबसे ज्यादा किससे मिल रहा है, थर्मल प्लांट से। सोलर से उत्पादन 2178, जबकि इंस्टॉलेशन कितना है, इंस्टॉलेशन उत्पादन का मतलब कि भाई प्लांट तो लग गया, अभी वहां से बिजली निकालना शुरू नहीं किया है, बस अभी शुरू करने की बारी है उनमें से। तो इतने के प्लांट लग चुके हैं, अगर वो सारे प्लांट अभी शुरू हो जाएं तो इतना बिजली तो आज ले सकते हो तुम, लेकिन अभी वो प्रॉपर चालू नहीं हुए। तो इसलिए डाटा जिस दिन का है उस दिन इस तरीके से लिखा हुआ है उन्होंने। ओके, बाकी चीजें और भी चेंज हो सकती हैं, बट ये डाटा में जो लिखा हुआ है उन्होंने वो यही है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं विंड। विंड की बात करें, पवन ऊर्जा की, तो 3742 जो है उत्पादन कर रहे हैं, इंस्टॉल्ड इतना है, और बायोमास का 120 मेगावाट। अब अगला बिजली स्थानांतरण के लिए हमने 42,562 की लाइन बिछा दी। घरेलू उपभोक्ता सबसे ज़्यादा है और गांव में 99% बिजलीकरण हो चुका है, बाकी बचे हुए हैं। अब ये हुआ हमारा डाटा, पहला वाला डाटा, ये लिखा हुआ है ना 21,835। ओके, आई थिंक ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम ऊर्जा उत्पादन कहाँ कहाँ से किया जाता है, किस किस तरीके से किया जाता है, ये अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन में मैंने बताया, ऊर्जा उत्पादन के एक तो हो सकते हैं पारंपरिक स्रोत जिसमें थर्मल प्लांट भी आता है, उसके अलावा हम जल विद्युत को भी शामिल कर लेते हैं, इवन एक परमाणु ऊर्जा वाले को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि वो पारंपरिक पुराने टाइम पे हम उस टेक्नोलॉजी को पता चल गए। ठीक है, तो उस तरीके से, लेकिन अब उस चीज को छोड़ के आपको उन चीजों पे देखना है कि कहाँ कहाँ पे कितना जो है वो उसमें उत्पादन हो रहा है। तो पहले तापीय देखेंगे, फिर परमाणु देखेंगे, फिर जल विद्युत परियोजना है, फिर अच्छे ऊर्जा में सौर, पवन, बायोमास और जलीय ऊर्जा। जलीय ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी, समुद्रों में जब ज्वार भाटा आते हैं ना तो ऊपर नीचे होते हैं, तो वो ऊर्जा ऊपर नीचे होती है उस तरीके से। तो वो बोलते हैं कि ज्वार भाटा में जब आए तो वहां पे टरबाइन लगा दो, ऊपर आएगा तो टरबाइन घूमेगा, नीचे जाएगा तो टरबाइन घूमेगा, तो उस समय बिजली उत्पादन कर लो, ऐसा कॉन्सेप्ट है उस चीज में। लेकिन हमारे यहाँ समुद्र है नहीं राजस्थान में, तो हम जलीय ऊर्जा के बारे में बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। हम सौर ऊर्जा की बात क्यों करेंगे, पूरे विश्व में और हमारा इंडिया जो है उसमें सबसे ज्यादा क्षमता है सोलर पावर की। हमारे इंडिया में भी सबसे ज्यादा अगर विकास हो सकता है सौर ऊर्जा का तो हमारे राजस्थान में हो सकता है। क्यों हो सकता है, यहाँ फेवरेबल कंडीशंस हैं। फेवरेबल कंडीशंस किस तरीके से, सौर ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए, ताप अधिक चाहिए, सूर्य की रोशनी ज्यादा चाहिए। बोले 325 दिन हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी आती है, 365 दिन में से कुछ दिनों को छोड़ दीजिए बरसात के और सर्दियों के दिनों में जब कम रोशनी मिलती है, ज्यादातर टाइम पे जो है बहुत अच्छी रोशनी मिलती है। बोले ठीक है, तो फिर ये कंडीशंस हो गई। उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी अच्छी है, जो चाहिए वो इंटेंसिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो हमारे यहाँ राजस्थान में ये सोलर ऊर्जा ज़्यादा, तो ऊर्जा उत्पादन में हमारा कुल जो है वो इस समय हो रहा है 21,836 मेगावाट। इसकी ऊर्जा उत्पादन की जो मेन एजेंसी है वो है राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रेडा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आने वाला जो हम बोलेंगे RREC वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो जितनी भी बिजली उत्पादित हो रही है इस सब का पूरा लास्ट में जो है रेडा कंट्रोल करता है। तो तापीय, तापीय हाईएस्ट है मैंने बोला। तो तापीय में आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने, कोटा, कोटा में 1983 में जो है वो थर्मल प्लांट शुरू हुआ। ठीक है, रावतवाटा अलग है, रावतवाटा जो है उसमें जो है वो क्या चलता है, परमाणु ऊर्जा होता है। तो कोटा में जो है वो सबसे जो शुरू कब हुआ, 1983 में 7 यूनिट बनी हुई है और कोटा में 1241 मेगावाट जो उत्पादन किया जाता है। सूरतगढ़ यहाँ पे पहला सुपर थर्मल प्लांट बना, इसमें 6 यूनिट जो 250 मेगावाट का उत्पादन करती हैं और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है जो 660 का उत्पादन करेंगी। तो कुल मिला के सूरतगढ़ की जो क्षमता है वो 8820 मेगावाट की है। छावड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट ये 2009 में शुरू हुआ, इसकी 6 यूनिट हैं जिनसे 2320 मेगावाट उत्पादन किया जा रहा है। उसके अलावा धौलपुर में गैस थर्मल प्लांट है। कोयला का आपको पता ही है, लेक्चर में बताया, कोयला के 3 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, धुआं कम देता है। लिग्नाइट जो होता है लोएस्ट क्वालिटी का होता है जिसमें 40 से 50% कार्बन की मात्रा होती है।
धुआं अधिक होता है। बोले हमारे राजस्थान में तो यही मिलता है, तो कहाँ-कहाँ मिलता है तो ध्यान रख लेना है आप अगर चाहें तो। पलाना बीकानेर में, बरसिंहसर, चन्नेरी, ये बीकानेर वाले क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है और बाड़मेर में भी बहुत सारे भंडार हैं इसके। ओके, तो तापीय देखा। अब दूसरा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो हमारे रावत बाटा में, आपको पता ही है रावत बाटा में कनाडा के सहयोग से जो है वो रावत बाटा एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन बनाया गया और वहाँ पे 6 यूनिट के द्वारा 1080 मेगावाट उत्पादन किया जा रहा है और आने वाले टाइम पे 2 यूनिट पे काम चल रहा है और वहाँ पे 700 मेगावाट के उत्पादन किया जाएगा, तो 1400 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा। तो ये हुआ रावत बाटा जो कनाडा के सहयोग से चल रहे हैं। 2 रिएक्टर हैं, डाटा याद रखना चाहें तो रख लीजिए। जल विद्युत परियोजना, जल को रोको, बांध बनाओ, बांध बांध से जब आप पानी एकदम से तेज गति से चलाओगे तो नीचे टरबाइन रख देना, टरबाइन घूम जाएगा तो बिजली बन जाएगी। बोले ठीक है बना लो। चंबल नदी पे बांध बनाओ। चंबल नदी पे कौन कौन से बांध बना दिए? गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर। होने को तो कोटा बैराज भी है, लेकिन कोटा बैराज से बिजली नहीं मिलती, तो 3 से बिजली मिल रही है। भाखड़ा नागल परियोजना, ये पंजाब हरियाणा उधर हिमाचल प्रदेश की साइड में योजना है, लेकिन हमारे राजस्थान के लिए इसमें से बिजली का कुछ हिस्सा आता है। पानी तो नहीं आ पाता उतना ज़्यादा, लेकिन बिजली का हिस्सा आता है इसमें। माही नदी पे बोले कागदा पे कब बांध बना लो, कड़ाना बांध बना दो, बिजली निकाल लो। ब्यास और नर्मदा पे भी जो है वो बांध बने हुए हैं, उनसे भी हमें बिजली मिलती है। इसलिए मैंने बोला सेंटर की तरफ से जो बिजली मिल रही है वो हमें इस तरीके से आती है। ओके, अब बात करते हैं अच्छे ऊर्जा। अच्छे ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, जलीय ऊर्जा को भूल जाइए क्योंकि हमारे यहाँ पे समुद्र है ही नहीं। मोर इम्पोर्टेंट क्या है? सौर ऊर्जा की डाटा याद रखना है आपको। सौर ऊर्जा का डाटा सीधा सीधा पूछा जाएगा। सौर ऊर्जा का डाटा, पहली बात तो ये देखिए भाई, राजस्थान जो है वो समृद्ध है। आने वाले टाइम में फ्यूचर राजस्थान का ही है सौर ऊर्जा के मामले में। और यह ध्यान रखना, आने वाले 10-20 सालों में सबसे बड़ा फ्यूचर बिजनेस जो है वो सौर ऊर्जा का है। ऊर्जा सबसे बड़ी जरूरत है। हम जो है वो इतना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं विदेशों से कि हमारा ज़्यादातर फॉरेक्स तो उसी में चला जाता है। इसलिए तो नितिन गडकरी जी रोजाना बोल रहे हैं कि बायोफ्यूल डलवाओ, बायोफ्यूल डलवाओ अपने ईंधन में। अभी उन्होंने पकड़ के सभी जो कंपनियों को बोला है कि ऐसा करो, मिनिमम 20% बायोफ्यूल तो जरूरी होना चाहिए। और फिर नितिन गडकरी ने बोल दी भी है 2030 तक आप जो है इलेक्ट्रिसिटी करो, सब कुछ इलेक्ट्रीफाई करो। ये पेट्रोल डीजल से नहीं चलवाना है, ये प्रदूषण भी करते हैं और उसके अलावा ये हमें विदेशों से लेना पड़ता है, हमारे यहाँ उत्पादित नहीं हो रहा है। तो बोले इलेक्ट्रीफाई करवाओ, इलेक्ट्रीफाई करवाओगे तो उस समय तक सोलर एनर्जी का सिस्टम बढ़िया हो जाएगा। और आने वाले टाइम पे एक चीज़ और अच्छी आने वाली है, अभी थोड़ा सा उस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है। टेस्ला, टेस्ला की कार सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए है? क्योंकि वो इलेक्ट्रीफाई है। आने वाले टाइम पे टेस्ला एक काम और कर सकता है, या आने वाली इलेक्ट्रिक कंपनियां एक काम और कर सकती हैं, इलेक्ट्रिक कार कंपनियां, वो ऊपर जो छत है ना, जो कार की ऊपर छत है, आने वाले फ्यूचर में, अभी क्या है उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है क्योंकि उस पर वजन ज़्यादा होता है तो इसलिए एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो आने वाले समय पे कार की जो छत होगी या कार का जो पूरा बोनट वगैरह होगा, सब वो सोलर प्लेट के थ्रू बना होगा और कार जो होगी अपनी ऊर्जा खुद बनाएगी, स्टोर करेगी और चलेगी। आप अगर दिन में जा रहे हो तो चलते जाओ क्योंकि ऊर्जा बनती जा रही है, स्टोर होती जा रही है। तो ये आने वाला फ्यूचर रहेगा और ये सबसे बड़ा फ्यूचर है, ध्यान रखना। फ्यूचर के सबसे बड़े जो टेस्ला फेमस क्यों हुई है, उसने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को पकड़ लिया। इलेक्ट्रिक कार को पकड़ लिया, उसके बाद में उसने सोलर रूफटॉप प्लान को पकड़ लिया, सोलर सिटी डेवलप करने लग गया और अंतरिक्ष वाली चीज़ों को पकड़ लिया उसने। ये बात जो है, तो राजस्थान जो है वो इसमें पूरा नंबर 1 है। राजस्थान वालों ने पहले डिसाइड कर लिया कि अब हमें इसके लिए क्या चाहिए होता है, 6 से 7 किलोवाट स्क्वायर मीटर पर डे जो है वो सौर विकिरण चाहिए होती है। 6 से 7 किलोवाट स्क्वायर मीटर पर डे सौर विकिरण चाहिए होती है। हमारे राजस्थान में उससे ज़्यादा है पूरी तरीके से, क्योंकि इंटेंसिटी हाई होती है। ये इसकी सूर्य से आने वाली विकिरण की क्षमता है। तो याद रख लेना 6 से 7 किलोवाट वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में सौर ऊर्जा की क्षमता, एक सर्वे करवाया केंद्र सरकार के द्वारा, बोले राजस्थान में सौर ऊर्जा की क्षमता बहुत ज़्यादा है, 142 गीगावाट की क्षमता है। अब देखो हम आज के टाइम पे कितना उत्पादन कर रहे हैं, 21 गीगावाट टोटल एनर्जी बोल रहा हूँ, सौर ऊर्जा वाली नहीं। 21,835 में बार बार बोल रहा हूँ ना, 21 गीगावाट जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो टोटल है। यानी हमारे घरों में जो बिजली आ रही है और उद्योगों में जो बिजली जा रही है उसका काम आज के समय पे 21 वाट से ही हो रहा है। और अगर सौर ऊर्जा का अगर सही दोहन किया जाए तो हम 142 गीगावाट तो इसी से बना सकते हैं। तो हमारे पास में इतनी संभावना है कि मतलब हमें कहीं और दूसरी जगह ऊर्जा पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोले ठीक है, तो इतनी संभावना है। तो वर्तमान में कितना है? बोले वर्तमान में इंस्टॉल्ड जो है वो 5002 मेगावाट है, ठीक है।
उत्पादन कितना कर रहे हैं, 2171 मेगावाट इंस्टॉल्ड लग चुके हैं, लेकिन बिजली जो है वो अभी बनना शुरू नहीं हुई है। उत्पादन फाइनल निकल के आ रहा है और यूज में लिया जा रहा है 2178 मेगावाट। इंस्टॉलेशन में हम जो है वो कर्नाटक के बाद नंबर 2 पे आते हैं, ध्यान रखना अभी के लिए, आने वाले टाइम पे हम नंबर 1 पे जाएंगे। ओके, तो कर्नाटक नंबर 1 और राजस्थान अपना नंबर 2, उसके बाद यूपी आता है। उसके बाद में 2002 में ही हमारे यहाँ पे राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ये नोडल एजेंसी बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी केंद्र सरकार के द्वारा। याद रखना, राजस्थान में केंद्र सरकार ने एक मिनिस्ट्री बनाया, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय। उस मंत्रालय ने राजस्थान के अंतर्गत और बाकी सभी स्टेट के अंतर्गत अपनी नोडल एजेंसी बनाई कि अक्षय ऊर्जा का डेवलप करो। ये 2002 से और उससे पहले के प्लान में चल रहा है। तो हमारे राजस्थान में 2002 में RREC बन चुकी है और अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड सारी चीज़ें यही करवाती है। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन ये नोडल एजेंसी है और मोस्टली सारे काम जो है वो यही करवाती है अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड। ओके, RREC को रेडा और SPCL को मिलाकर के बनाया गया था, तो ये ध्यान नहीं रखना है तो भी चलेगा। ठीक है, पहले रेडा काम करता था और SPCL काम करता था अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में। बोले ये अलग अलग थे। रेडा ये वाला मैंने आपको बताया था, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये अपना अलग काम कर रहे हैं, लेकिन अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड काम जो है वो RREC देखेगा। पहले रेडा जो है देखता था, पर वो उतना प्रॉपर वे में नहीं काम करता था। अभी प्रॉपर वे में एक एजेंसी है RREC, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, 2002 में स्थापना हुई। ठीक है, बोले अब पार्क बनाओ। पार्क कितने बनाए जाए, तो बहुत सारे पार्क बनाओ, सोलर पार्क बनाओ। किस तरीके से, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्क है भडला सोलर पार्क, जोधपुर के अंतर्गत भडला सोलर पार्क। इसमें 4 चरणों में विकास किया गया इसका, 4 चरणों में विकास किया गया और कुल क्षमता इसकी जो है वो 2245 मेगावाट की इंस्टॉल्ड क्षमता है इसकी। प्रॉपर वे में अभी नहीं निकल पाया, धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। तो भडला सोलर पार्क 4 चरणों में विकास, 2245 मेगावाट इसकी क्षमता। पहले जो चरण था उसमें सिर्फ 65 मेगावाट का प्लान किया गया और वो भी शुरू किया RSPDL के द्वारा, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट लिमिटेड। ठीक है, डेवलपमेंट कंपनी। तो ये कंपनी RREC की ही कंपनी है, यानी केंद्र सरकार का पैसा लगा, वो राज्य सरकार का पैसा लगा और यहाँ पे भडला में जो है वो 65 मेगावाट का पहला लगाया। उसके बाद में दूसरा भी उसकी सहायता से 680 मेगावाट का लगवाया गया। फिर उन्होंने बोला प्राइवेट लोग आओ, तो प्राइवेट लोगों में सौर ऊर्जा लिमिटेड आया जिसने 1000 मेगावाट का लगाया और अडानी आया अभी, तो उसने चौथे फेज में अभी 500 मेगावाट का वहाँ पे जो है वो इंस्टॉलेशन किया है सोलर प्लांट का। तो कुल मिला के 2245 मेगावाट हुआ। तो बड़ला सोलर पार्क जिसकी कुल क्षमता 2245 मेगावाट, 4 चरणों में विकास। पहले 2 चरण RSPDL यानी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किए गए 65 मेगावाट और 680 मेगावाट। उसके बाद में सौर ऊर्जा लिमिटेड कंपनी है, उसने 1000 मेगावाट। उसके बाद में अडानी लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा 500 मेगावाट के लगाए गए। उसके बाद में ध्यान रखना है फलोदी पोखरण सोलर पार्क जो है वो SL कंपनी के द्वारा लगाया गया, क्षमता है 750 मेगावाट। फतेहगढ़ लगाया गया अडानी के द्वारा, क्षमता है 500 मेगावाट, 500 मेगावाट, 1500 नहीं 500 मेगावाट। नोक में सोलर पार्क लगाया गया है RSPDL, वो मैंने बताया RREC की ही एक जो है वो सोलर पार्क डेवलप करने के लिए बनाई गई कंपनी है, 925 मेगावाट की। ठीक है, तो कुल कितना हुआ, कुल हुआ हमारा इस समय इंस्टॉलेशन में 5002 मेगावाट और उत्पादन कितने में हो रहा है, 2178 में। अब बात करते हैं सोलर एनर्जी की नीतियां। तो हमारे राजस्थान में तो पहले ही पता चल गया कि हमें सोलर ऊर्जा पे बहुत अच्छा जोर देना है। बोले ठीक है, जोर देना शुरू कीजिए। तो पहले क्या, कुछ नीति बनाओ। तो अपने ऑल इंडिया में सबसे पहले नीति बना दी हमने 2011 में, दूसरी नीति आई 2014 में, बट अब जो है वो नई नीति आई 2019 में 18 दिसंबर को। ध्यान रखना है, तीसरी सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को आई है। इसमें हमने 2024-25 तक जो है वो 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अभी कितनी है, 2 गीगावाट उत्पादन कर रहे हैं, 5 गीगावाट का हम इंस्टॉल कर चुके हैं। तो निश्चित सी बात है 2024-25 तक तो हम 30 गीगावाट से भी ज़्यादा उत्पादन कर लेंगे, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुकी होगी। इसी तरीके से राजस्थान की जगह अपने भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार का
जो रिन्यूएबल और एनर्जी के टारगेट हैं 2030 तक के, वो हैं कि 450 गीगावाट हमें जो है वो रिसीव करना है। 450 गीगावाट कब तक? 2030 तक। ठीक है, मैंने क्या बोला, हमारे राजस्थान का काम कितने से चल रहा है? 21 बीघे। तो हमारी भारत सरकार ने सोचा है कि 2030 तक हम जो है वो 450 गीगावाट का जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करेंगे। ऐसे ही उन्होंने 2022 का टारगेट किया था, और ये अच्छी बात है। ये अगर न्यूज़ों में अगर देखें तो दो टारगेट लिए उन्होंने। एक तो 2022 का कि 2022 तक तो हम 175 लेके आ जाएंगे, और फिर उन्होंने दूसरा टारगेट दिया कि 2030 तक हम जो है वो 450 गीगावाट ले आएंगे। और ख़ास बात ये रही कि उन्होंने 2022 का जो टारगेट लिया था वो टारगेट पूरा हो चुका है। इस 2022 के टारगेट में उन्होंने बोला था, ये टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, टोटल रिन्यूएबल में सोलर भी आएगी, विंड भी आएगी, बायोमास भी आएगी, टाइडल भी आएगी। ये उन्होंने 2022 का जो टारगेट रखा था, खास बात यह है कि पूरा हो चुका है। अभी इस समय ऑल इंडिया में जो है वो 100 गीगावाट से ज़्यादा जो है वो सोलर से प्राप्त किया जा रहा है। 100 गीगावाट का उन्होंने टारगेट रखा था सोलर से प्राप्त करने के लिए। टोटल का 175 का रखा था 2022 का। अभी 2022 आने से पहले ही जो है वो टारगेट पूरा कर लिया। अब 2030 का रखा है 450 गीगावाट का। ठीक है, तो ये भी मेरे हिसाब से 2030 से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। ओके, ये हुए जो है नीतियां पहली 2011 में, दूसरी ध्यान नहीं रखनी है, तीसरी का ध्यान रखना है। और तीसरी में बोला है 24-25 तक हम 30 गीगावाट का ऊर्जा उत्पादन करेंगे, सौर ऊर्जा उत्पादन करेंगे। ओके, भारत सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आती है सौर ऊर्जा। ओके, एक दिवस आता है 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को जो है वो सौर ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये डाटा आपको याद रखना है। 14 दिसंबर को सौर ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन जो है वो पुरस्कार देता है, और 11 पुरस्कार अब तक वितरित किए जा चुके हैं। तो ये थोड़ा सा डाटा याद करना। अब क्या काम है हमारा? अब हमारा काम है इस चीज़ को रिवाइज करना। और रिवाइज क्या किया, पढ़ क्या लिया हमने पहले तो ये देख लिया कि डाटा क्या है। डाटा में तो मैंने आपको पूरा बता दिया। बिजली उत्पादन जो है वो 28,836 मेगावाट का हम कर रहे हैं। तार हम 42,562 की बचा चुके हैं। घरेलू उपभोक्ता सबसे ज़्यादा है बिजली में, राज्य अपना ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, थर्मल हाईएस्ट है। ठीक है, इसमें से भी हमने देखा सोलर का ये है कि 5,002 मेगावाट के इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। 2871 का जो है वो उत्पादन किया जा रहा है। विंड में 3742 का उत्पादन किया जा रहा है, और बायोमास में 120 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो बोले ऊर्जा उत्पादन की बात कर लेते हैं। डाटा के बाद में ऊर्जा उत्पादन कैसे कर रहे हैं ये आप देख लीजिए। 21,836 मेगावाट टोटल उत्पादन है, जिसकी ऊपर सबसे देखने के लिए रेडा एजेंसी बनी हुई है, अथॉरिटी बनी हुई है, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो किस प्रकार का? तापीय में कोटा 1983 में, और 7 यूनिट 1241 जो है वो मेगावाट इसमें। उसके बाद में सूरतगढ़ में पहला सुपर थर्मिकल प्लांट है, उसकी क्षमता 2820 है। छावड़ा, ठीक है। धौलपुर गैस प्लांट, कोयला का प्रकार राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलता है? पलाना, बरसिंहसर, चन्नेरी। फिर बात की परमाणु ऊर्जा, रावतबाटा में कुल क्षमता इसकी 1080 अभी चल रहा है, और 700 के 2 चल रहेंगे आगे आने वाले। जल विद्युत में ये अलग अलग प्रोजेक्ट बताए नदियों पे। अच्छे ऊर्जा में सौर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा बात की। सौर ऊर्जा की ये इस तरीके से बात कर ली कि क्या समृद्ध है अपना राजस्थान। क्षमता है 142 की, इतना इंस्टॉल्ड हो चुका है 5,000 का, और हम जो है वो 2171 का उत्पादन कर रहे हैं। इसके लिए नोडल एजेंसी केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई वो RREC है। बड़ला सोलर पार्क, इसकी जो क्षमता है 4245 की है। फलौदी जो है इसकी क्षमता 750 मेगावाट की है। फतेहगढ़ की जो क्षमता है वो 1500 मेगावाट की है, और नोक की जो क्षमता है 925। बड़ला 4 फेजों में बनाया गया। शुरुआत में राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट लिमिटेड, बाकी सौर ऊर्जा लिमिटेड और अडानी वाले आ गए। और 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जिसमें पुरस्कार दिए जाते हैं, और पुरस्कार जो है वो RREC देती है। अब इसमें सौर ऊर्जा, अच्छे ऊर्जा में दूसरा प्रकार है पवन ऊर्जा। थोड़ा सा डाटा है, देखें। इसमें कहा गया कि अगर 120 मीटर ऊंचाई पे अगर हमारे राजस्थान की क्षमता देखें तो 127 गीगावाट की क्षमता है, ऐसा उन्होंने बोला है। 127 गीगावाट की क्षमता है, और स्पेसिफिक डाटा देखें तो 1,27,750 मेगावाट जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ इंस्टॉल्ड इतना हो चुका है 4337 का उत्पादन हो रहा है 3742 का। तो ध्यान रखना है 3742 वाला डाटा याद रखना है आपको। इसके लिए नीति 2012 में लेके आ गए, लेकिन अब दोबारा नई नीति लेके आ गए, विंड एंड हाइब्रिड नीति। सोलर को भी साथ में जोड़ करके 2019 में नई नीति लेके आ गए। इसके कुछ जो प्रमुख जगह जहाँ पे जो है वो विंड प्लांट्स लगे हुए हैं,
पहली बार अमर सागर जैसलमेर में वहाँ पे लगाया गया। उसके अलावा बड़ा बाग जैसलमेर में लगाया गया, ठीक है। बड़ा बाग जैसलमेर में लगाया गया जो कि निजी तरीके का है। बड़ा बाग जैसलमेर में जो लगा है वो निजी तरीके का है। अब बायोमास की बात करें तो उत्पादन 120 मेगावाट का, टोटल 13 संयंत्र लगे हुए हैं और 14-14 मेगावाट के 2 संयंत्र निर्माण दिए हैं। तो ध्यान रखो तो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बायोमास में सरसों की तोड़ी, जूली फ्लोरा, गोबर इनकी ज़रूरत होती है। बायोमास के लिए नीति 2010 में लाई गई थी और गोवर्धन योजना केंद्र की द्वारा बनाई गई है, जिसमें गोबर के द्वारा जो है वो जो अपने इंडस्ट्रियल होते हैं या घरों में जो है वो ऊर्जा उत्पादन करने का प्लान है। ओके, ये हुआ अपना काम। तो हमने उत्पादन देख लिया, अब ऊर्जा तक पहुँच। देखो अब लेक्चर किस तरीके से चल रहा है, डाटा देखा कितना उत्पादन हो रहा है, किस में हाईएस्ट हो रहा है, कौन राज्य का ज़्यादा है, केंद्र का ज़्यादा है, ठीक है। उसमें सौर की कितनी है, क्षमता कितनी है, इंस्टॉलेशन कितनी है, उत्पादन कितना हो रहा है, ये हुआ पहला डाटा। दूसरा क्या देखा, ऊर्जा का उत्पादन हमारे राजस्थान में किस तरीके से किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है, पूरा पूरा देखा। तापीय में देखा, कोटा, छावड़ा और सूरतगढ़ वाला देखा। उसके बाद में परमाणु में रावत बाटा देखा। उसके बाद में सौर ऊर्जा में हमने भडला देखा, नौक देखा और फतेहगढ़ देखा, ठीक है। सौर ऊर्जा में हमने देखा भडला, फलौदी, पोखरण, फतेहगढ़ और नौक ये देखा। उसके बाद में हमने दूसरा अगला विंड एनर्जी, बोले इसकी क्षमता तो बहुत है, 127 गीगावाट की है, लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल नाम मात्र जो हो रहा है वो 3700 के आसपास मेगावाट उत्पादन हो पा रहा है। उसके बाद में हमने बायोमास का 120 मेगावाट जो है वो वहाँ पे उत्पादन हो रहा है, ठीक है। अब बायोमास का जो है वो डाटा थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा। बायोमास में जो है वो कहीं कहीं पे 102 मेगावाट भी लिखा हुआ, बट 120 आप ध्यान रख लेना। ओके, क्वेश्चन मैं करूँगा तो उसमें शायद आपको ध्यान आ जाएगा। क्वेश्चन में भी आपके में मेरे हिसाब से 120 मेगावाट ही लिखा हुआ है। ओके ओके, तो ये हुआ अपना उत्पादन। अब बोले उत्पादन तो हो गया, अब इसको पहुँचाओ, घरों तक पहुँचाओ। घरों तक पहुँचाने के लिए क्या किया जाए, बोले इसके लिए जो है वो आप जो है वो कुछ प्लान चलाए जाएँ। प्लान किस तरीके से चलाए जाएँ, बोले कि 2-3 योजना चलाओ। बोले कौन-कौन सी, बोले एक चला दो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। मतलब पहुँच का मतलब क्या हुआ, गाँव का अगर विकास करना है तो गाँव तक बिजली पहुँचाओ, हर घर तक पहुँचाओ, 24 घंटे बिजली पहुँचनी चाहिए। और अच्छे ऊर्जा की हो जाए तो और अच्छी बात है, और सस्ती ऊर्जा हो जाए तो और अच्छी बात है। तो ये जो है वो गाँव के लेवल पे है। उसके लिए शुरुआत की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये मोदी सरकार के द्वारा चलाई गई। इसमें लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक देश के प्रत्येक गांव में जो है वो बिजली पहुंच जाएगी, ये लक्ष्य रखा गया। और हमारे राजस्थान में 99% गाँव में बिजली पहुंच चुकी है। 60-70 गाँव, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के आधार पे जो है वो ऐसा बोला है उन्होंने कि 60-70 गाँव बचे हुए हैं। और फिर उसमें सौभाग्य योजना को जोड़ा गया, बिजली प्रत्येक घर बिजली दी जाएगी, तो बीपीएल को बिजली फ्री कनेक्शन दिए जाएंगे। ग्राम विद्युतीकरण निगम बनाया गया, यहाँ पे रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन बनाया गया नोडल एजेंसी के रूप में। तो ये पूरा काम कौन करवाता है, ग्राम विद्युतीकरण निगम। और इसके लिए सबसे खास बात, मोदी सरकार की खास बात यह है कि कोई भी काम हो रहा है उसमें कितना काम हो चुका है, इस सब की मॉनिटरिंग करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाई है जिनमें रियल टाइम डाटा डाला जाता है। रियल टाइम डाटा का मतलब होता है कि आज जो काम हुआ है उसका डाटा अपडेट होना जरूरी है। तो गर्भ सेकंड एप्लीकेशन आ चुका है, पहले गर्भ था, अब उसे अपडेट करके गर्भ सेकंड एप्लीकेशन। तो ये क्या है, गर्भ सेकंड में ये पता चल जाएगा, आप एप्लीकेशन खोलोगे तो कौन कौन से गाँव में बिजली पहुंच चुकी है, बस ये पता चल जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हुई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसमें क्या है, 2022 तक हर गांव तक बिजली पहुंचानी है। साथ में सौभाग्य को जोड़ दीजिए तो बीपीएल को फ्री कनेक्शन दे दिया। इसकी मोडुलर एजेंसी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, और गर्भ सेकंड एप्लीकेशन जो है वो इसका रियल टाइम डाटा देता है कि कहाँ कहाँ पहुँच गई है। फिर उसके बाद में कुसुम योजना, ये सौर ऊर्जा के लिए एक योजना चलाई गई कि ऐसा करते हैं सौर ऊर्जा से जो है वो हम उत्पादन करवाएंगे लोगों से। सरकार तो कर ही रही है सोलर पार्क बना बना के, बोले अब लोगों से बोला जाए कि आप अपने लेवल पे भी करो। बोले कि कैसे करें, सोलर जो प्लेट्स आती हैं वो तो महंगी आती हैं। बोले हम जो है उनके लिए सब्सिडी देंगे और योजना चला के देते हैं। बोले कि क्या योजना, कुसुम। अब देखो सरकार की खास बात ये है कि किसी भी तरीके से एक्रोनॉमिक्स इतना शानदार फिट कर देता है, बहुत अच्छी बात है ये भी। एक्रोनिम, किसी भी योजना का नाम अगर मैं बोलता ना आपसे, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, यार क्या नाम रखा हुआ है, बोले कुसुम योजना, बस सीधी सी बात है। अगर ऐसे बोलता किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना, तो शायद आपको याद ही नहीं होता, अब आप याद आ जाए कुसुम योजना, जिसमें सौर ऊर्जा उत्पादन करवाना है लोगों से। तो अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाना है किसान को। आप अन्नदाता भी हो, अब ऊर्जादाता। बोले कैसे, बोले यार फालतू में आप जो है वो अपने यहाँ पे बिजली के पंप चला करके उसका बिजली दे रहे हो उधर की साइड में। इससे अच्छा अपने खेतों में आप क्या करो, सोलर प्लांट लगाओ।
सोलर प्लांट लगाओगे तो उसका आपका जो सोलर पंप चल रहा है वो भी फ्री चल जाएगा, उसका भी बचेगा। उसके बाद में अगर चाहो तो सोलर प्लांट बड़ा लगा लो आप, बड़ा लगाने के बाद में उसमें जो एक्स्ट्रा बिजली बचेगी उसे हमें बेच दो, सरकार को बेच दो। ऐसा हो रहा है, मेरा भी खुद का प्लांट है अपने गांव के खेत में, इस तरीके से सोलर प्लांट लगाने का और उसे सेल आउट करने का। भाई सरकार उस बिजली को खरीदने के लिए तैयार है। आपके गांव में जगह है, उस घर की छत पे भी लगा लो, उसके लिए अलग से योजना है, सोलर रूफटॉप प्लान है। तो आपके घर की छत पे लगा लिया आपने, मान लीजिए कि आपने 5 किलोवाट का आपने लगा लिया और आपकी घर की खपत जो हो रही है 2 किलोवाट की हो रही है, बाकी 3 किलोवाट को अपने मीटर में लगाइए। उनके लिए एक अलग से मीटर आता है और उसी फीडर में जिससे आपके घर में बिजली आती है उसी फीडर से वो वापस बिजली चली भी जाती है और उसका मीटर भी होता है। तो आप अपने घर का भी जो बिजली का 5-6 हज़ार रुपये महीने का जो खर्चा रहा है वो भी बचा लेते हो, साथ साथ में आप पैसा भी कमा लेते हो। तो ये सिस्टम है इसमें। तो कुसुम योजना इस तरीके से ये चलाई गई किसानों के लिए, बाकी शहरों के लिए सोलर रूफटॉप योजना चलाई गई और रेस्को एक तरीके से उसके द्वारा जो है वो ये योजना चलाई गई सोलर रूफटॉप वाली। ओके, तो कुसुम योजना किसानों के लिए, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, अन्नदाता से हमें क्या करना है, इसे ऊर्जादाता बनाना है। और किसान जो है वो सोलर पंप और ग्रिड में जुड़े उपकरण खरीदना चाहता है तो किसान के लिए हम सब्सिडी देंगे। बोले सब्सिडी कैसे देंगे? बोले सब्सिडी इस तरीके से देंगे, हम सेंटर देगा 30%, राज्य को देना पड़ेगा 30%। अब देखो 60% सब्सिडी मिल गई, जो सामान 100 रुपए का आने वाला था वो 60% तो सरकार ने दे दिया, बचा 40%। बोले चलो आप किसान देना। और किसान भी बोला कि यार मान लीजिए कि 10 लाख का अगर प्लांट लगने वाला है, एक थोड़ा सा ये चीज़ जरूर है कि प्लांट थोड़े महंगे लगते हैं, ठीक है। आप अगर 5 किलोवाट का लगाना चाहें तो वो भी करीब करीब 5-6 लाख तक का पहुंच जाता है। तो बोले मान लीजिए 10 किलोवाट का 10 लाख का अगर लग रहा है तो इसमें से 6 लाख तो सरकार ने ही दे दिए, अब 4 लाख, अब किसान बोल रहा है 4 लाख भी नहीं है। बोले 4 लाख नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख दे दो, 30% यानी 3 लाख का आपका लोन हो जाएगा। ये पूरा जो है वो कुसुम योजना के तहत उन्होंने बोला हुआ है। इसके 3 घटक हैं अलग अलग से, मेनली बात वही है, तीनों जगह वही काम करवाना है। 3 घटक हैं। बोले 3 घटक कौन कौन से हैं? पहला घटक ये कि किसान जो है ना वो बड़े बड़े जो है वो संयंत्र लगाए, सौर प्लांट्स लगाए, बड़े बड़े संयंत्र। बोले भाई किसान की जो आवश्यकता होती है ना बिजली पंप की वो 5 किलोवाट 10 किलोवाट की होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। बोले आप अगर बड़ा संयंत्र लगाना चाह रहे हो 500 किलोवाट से 200 मेगावाट का तो हम आपके लिए सहायता करेंगे। तो सोलर संयंत्र घटक ए में 500 किलोवाट से और 2 मेगावाट के लगाए जा सकते हैं और ये ग्रिड कनेक्टेड हो जाएंगे और ये सब स्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। और इनसे लक्ष्य रखा गया है कि टोटल 10 गीगावाट हमें उत्पादन करना है। और वर्तमान में 623 एसपीजी यानी सोलर पावर जनरेटर, शब्द सुनिए, सोलर पावर जनरेटर, सौर ऊर्जा उत्पादक किसान, सोलर पावर जनरेटर, सौर ऊर्जा उत्पादक किसान हो गए। और इस समय 623 एसपीजी के द्वारा 722 मेगावाट उत्पादन किया जा रहा है और लक्ष्य जो है वो 10 गीगावाट का है। देखिए बहुत काफ़ी अच्छे लक्ष्य हैं। ओके, तो पहला घटक हुआ सौर संयंत्र, इसे कंट्रोल कौन करेगा, नोडल एजेंसी कौन रहेगी इसके लिए, आरआरईसी, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन। फिर दूसरा उन्होंने बोला कि चलो आपके पास में इतना बड़ा पैसा नहीं होगा क्योंकि ये 500 किलोवाट का जो लगाने के लिए कम से कम करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। उससे भी कम 50-60 लाख रुपए तो मान लीजिए, तो उतना हर किसान नहीं कर सकता, वो तो बिजनेसमैन ही कोई आइडिया लेने वाला होगा वो करेगा। तो बोले ठीक है ऐसा करो, सोलर पंप तो चेंज करो आप। तो सोलर पंप के लिए उन्होंने प्लान किया कि ये ऑफ ग्रिड रहेंगे। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दो शब्द याद रखना। ऑन ग्रिड का मतलब होता है कि अगर आप सोलर प्लांट लगा रहे हो तो आपके पास में जो तार जा रहा है उसमें आप बिजली डाल करके सरकार को बेच सकते हो, ये होता है ऑन ग्रिड, ग्रिड से कनेक्ट कर देना। ऑफ ग्रिड का मतलब होता है आपको कोई मतलब नहीं है तारों से दूसरी जगह से, आपने अपना प्लांट लगाया, आप अपना यूज कर रहे हो, दैट्स इट, सरकार को नहीं बेच रहे हो और कोई मतलब नहीं है। तो सोलर पंप दे रही है सरकार ऑफ ग्रिड, उसमें सहायता दे रही है सरकार। उसका मतलब ये है कि 25,000 पंप जो है वो दिए जाएंगे और बागवानी विभाग के द्वारा इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। ओके, तो ये हुआ घटक बी। और घटक सी क्या है? घटक सी में इन्होंने बोला कि चलो किसान हैं, इनके पास में ऐसा हो सकता है कि पुराने डीजल के पंप होंगे, पुराने के टाइम के जो है वो मोटर्स होंगे, तो उनको कन्वर्ट करो। एक तो नया आप लेना चाह रहे हो जब, तो ये है कि सोलर पंप ले लो और पूरे सोलर पंप के साथ में मोटर भी देती है सरकार, ध्यान रखना, मोटर भी देती है सरकार, पूरा पूरा प्लान बना करके देती है। सोलर पंप का मतलब वही हो गया ना, सोलर प्लांट प्लस मोटर पंप, दोनों को मिला करके सोलर पंप होता है। सोलर और पंप, पंप क्या होता है, मोटर पंप।
तो उसमें पहले ये हो गया। अब कुछ बोलेंगे कि यार हमारे पास तो यार पुराना वाला डीजल वाला है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप पुराने वाले को बदलिए, हम आपके लिए नया वाला देंगे, नया सोलर पंप देंगे, 7.5 हॉर्स पावर तक का सोलर पंप देंगे। इसके लिए 12,500 पंप जो है वो पुरानों के बदल के नए लिए जाएंगे और नए 25,000 दिए जाएंगे। और ऊपर की बात में जो सोलर पावर जनरेटर्स होंगे वो जो है वो 10 गीगावाट तक का लक्ष्य रखा है कि आप जो है वो 10 गीगावाट तक उत्पादन किए जाएंगे। तो आई थिंक कुसुम योजना समझ में आई होगी। हमारे राजस्थान में पहला कुसुम सोलर पावर प्रोजेक्ट जो लगाया गया कोटपुतली में 1 मेगावाट का भालोजी गांव में लगाया गया था। ठीक है, अब तो बहुत सारे लोग हैं, मेरी भी खुद की इच्छा है कि आने वाले 1-2 साल में मैं इस तरीके से 1-2 मेगावाट उत्पादन करके देश की ऊर्जा और क्षमताओं में हमारी तरफ से कुछ योगदान दिया जाए। ओके, भाई फ्री में सौर ऊर्जा आ रही है, उपयोग करो यार, मतलब फालतू में 5-10 हज़ार रुपये पर मंथ, ठीक है वो छोड़ो। तो कुसुम योजना हुई, क्या नाम हुआ? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान। इसका मतलब क्या हुआ? अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाओ। क्या करना है? सोलर पंप और ग्रिड से जुटे उपकरण अगर लेना चाह रहा है किसान तो सहायता दो। कैसे सहायता दो? बोले केंद्र बोला है 30% हम दे देंगे, राज्य से और बोल दिया 30% तुम देना। बोले ठीक है, बच्चे 40% में 30% का लोन करवा देंगे। ओके, कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। घटक ए में सौर संयंत्र लगाने बड़े वाले, ठीक है, जिनकी क्षमता ज़्यादा हो, ग्रिड से कनेक्टेड हो जाएं। ग्रिड से कनेक्टेड हो जाएंगे तो बिजली को जो है सरकार को बेच सकते हैं। बिजली सरकार के लिए पैसों में बेची जाती है। तो टोटल 10 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया और अभी 722 मेगावाट उत्पादन किया जा रहा है। ये सब स्टेशन के 5 किलोमीटर के भीतर की परिधि में होना चाहिए, जीएसएस के पास में ही होना चाहिए, ताकि जो बिजली है वो पहुंच जाए उनके पास में। फिर दूसरा क्या बोला उन्होंने कि चलो बड़े लेवल के आप प्लांट नहीं लगा सकते तो छोटे लेवल पे अपना पंप जो है, सोलर पंप जो है वो तो कम से कम अपना सोलर लगाओ, जो मोटर पंप है उसे सोलर करो। बोले ठीक है, 25,000 सोलर पंप जो है वो किसानों के लिए दिए जाएंगे, बागवानी विभाग के द्वारा आवेदन लिए जाएंगे। फिर तीसरा घटक, ओल्ड से न्यू बदल दो, तो उनकी संख्या 12,500। पहला हमारे राजस्थान में कोटपुतली में भालोजी गांव में हुआ। ओके, ये हो गया डाटा। अब अगला डाटा, सोलर रूफ टॉप पावर जनरेशन प्लान। अब ये किसानों के लिए तो उन्होंने बोल दिया, अब किसानों के बाद में अब शहरों वाले वो बोलेंगे कि यार हमें भी कुछ करना है। तो बोले ठीक है आप भी करिए। बोले क्या कर सकते हैं हम? बोले ऐसा कीजिए कि आप अपनी छतों पे सोलर प्लेट्स लगाइए। ठीक है, तो इस समय जो छतों पे आप प्लेट लगाते हैं तो उसमें 30% जो है वो केंद्र सरकार सब्सिडी देती है, 70% जो है वो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। किसान वाले में सब्सिडी 60% थी, छत पे लगाने पे 30% की है। ठीक है, तो इस समय स्थापित क्षमता है 36 मेगावाट की। निजी सोसाइटी को और निजी लोग भी लगा सकते हैं, सोसाइटी वाले लोग भी लगा सकते हैं। तो ये कितने किलोवाट तक का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 2 किलोवाट तक का है तो उसमें जो है सरकार ज़्यादा परसेंटेज डिस्काउंट दे देती है, 30%। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर परसेंटेज डिस्काउंट थोड़ा सा कम कर देती है, 20%। बट इतना ध्यान रख लेना कि सोलर रूफटॉप में 30% केंद्र देती है 2 किलोवाट तक के लिए, उससे ऊपर में 20% भी देती है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में रेस्को एक कंपनी है, ये केंद्र की तरफ की कंपनी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी है इसका नाम। ठीक है, ये क्या करती है कि छतों पे जो है वो सोलर रूफटॉप लगाती है। तो राजस्थान सरकार ने बोला कि चलो इससे कांटेक्ट कर लेते हैं हम, और इससे कांटेक्ट करके जितने भी राजकीय भवन हैं उन पे लगवा देते हैं। रेस्को कंपनी से कांटेक्ट करके जितने भी राजकीय भवन है उन पे लगाओ, बहुत सारी जगह लगाओ, और तुम जो बिजली बनाओगे रेस्को वालों हमें बेच देना सरकार को, हम 4.15 रुपये पर 4.15 रुपये पर यूनिट के हिसाब से खरीद लेंगे, ऐसा सरकार ने बोल दिया रेस्को कंपनी को। तो ये रेस्को मोड सोलर टॉप योजना, ये सरकार राजस्थान सरकार ने बोला है रेस्को कंपनी को। राजकीय भवन है, बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, बहुत सारे अस्पताल हैं, बहुत सारे सरकारी संस्थान हैं, लगाओ उन छतों पे, वो क्या काम आएंगे। रेस्को वाले से बोला है उन्होंने, तुम लगाओ हम खरीदेंगे बिजली, बस ये हुई अपनी बात। तो कुसुम योजना समझ में आई, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना समझ में आई, सोलर रूफटॉप आई, रेस्को योजना समझ में आ गई। ओके, अब बात करते हैं सड़कों के रिलेटेड। अब ये डाटा थोड़ा सा दोबारा और क्वेश्चन में देख लेंगे तो और रिवाइज हो जाएगा, नहीं तो बार बार आप थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि इतना सारा डाटा दोबारा। राजस्थान में सड़कें हैं 2,69,028 किलोमीटर की। ठीक है, ये कुल लंबाई है। आज़ादी के समय राजस्थान में सिर्फ 13,553 किलोमीटर की सड़कें थीं। नेशनल हाईवे 10,618 हैं, स्टेट हाईवे 15,000 हैं। बस नेशनल बस 10 है, स्टेट 15 है, इतना ध्यान रख लेना। उसके अलावा जिला सड़क जो हैं वो 8,700 के आसपास हैं। जिला सड़क का भी डाटा याद नहीं रखना है। डाटा क्या रखना है? डाटा ग्रामीण सड़क की लंबाई कितनी है याद नहीं रखना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ग्रामीण सड़क की लंबाई है 1 लाख से ऊपर, तो सबसे ज़्यादा सड़क कौन सी है? ग्रामीण है।
तो बस पहला पॉइंट याद रखना है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सड़क कौन सी है? ग्रामीण है। सीधी सी बात है, ज़्यादा गाँव है, गाँव को जोड़ना है, सड़क भी गाँव में ज़्यादा चाहिए। ओके, अभी तक 87% गाँव में सड़क की कनेक्टिविटी हो चुकी है। 87% गाँव तक पहुँच चुकी है सड़क कनेक्टिविटी। और बिजली की कनेक्टिविटी कितने तक पहुँच चुकी है? 99%। अभी बताया ना आपको मैंने यहाँ पे, दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत, ठीक है, 99% गाँव तक बिजली पहुँच चुकी है। और सड़क कितने गाँव तक पहुँची है अभी? 87% गाँव तक पहुँची है, ठीक है। राजस्थान में सड़क घनत्व जो है वो 78 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर है, और इंडिया में 152। तो डाटा याद रखना, राजस्थान में 78 का घनत्व है और इंडिया में 152 का है, ठीक है। उसके बाद में अब सड़क कौन बनाता है? देखो भाई, सड़क बनाई मैंने आपको 3 तरीके की बताई। एक बताई कि नेशनल हाईवे यानी, ठीक है, एक बताया मैंने स्टेट हाईवे, एक बताया जिला सड़कें। नेशनल हाईवे के लिए बनी हुई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बनी हुई है राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण, ये बना हुआ है। तो ये पूरे भारत में नेशनल हाईवे बनाने का काम करता है, ये केंद्र का है, ठीक है। ये पूरे भारत में जो है वो नेशनल हाईवे बनाने का काम करता है। स्टेट हाईवे के लिए पहले जो है पीडब्ल्यूडी विभाग बनाता था, लेकिन अब स्टेट हाईवे के लिए स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना दी गई है, और स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ राजस्थान हो गई। इंडिया की थोड़ी होगी स्टेट हाईवे, अलग अलग स्टेट ने अपने लिए बनाई हुई है, तो स्टेट हाईवे अथॉरिटी हो गई। अब गांव के लिए पहले सरकारें ध्यान ही नहीं देती थी गांव में सड़क का। भाई हमें ध्यान है 20 25 30 साल पहले जो है वो गांव के लिए सड़क होती ही नहीं थी। बारिश के टाइम पे गांव जो है वो शहरों से डिस्कनेक्ट हो जाते थे। उसके लिए सबसे पहले सही ढंग से सोचा अटल बिहारी जी ने सोचा कि जब तक गांव को हम जोड़ेंगे नहीं तब तक विकास कैसे होगा। जनता गांव में रहती है, व्यापार आपको बढ़ाना है, व्यापार बढ़ाने के लिए लोगों का जोड़ना जरूरी है, और लोगों को जोड़ोगे कैसे? सड़क होगी तब। बोले गांव में सड़क है ही नहीं, गांव के लोग कैसे जुड़ेंगे? बोले कि आप जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लेके आओ, हर गांव को जो है वो सड़क से जोड़ो, 250 प्लस की आबादी, सब गांव को जो है सड़क से जोड़ो उस तरीके से। तो बोले ठीक है जोड़ते हैं। तो उस समय लेके आए उसका। आज के समय पे हमारे राजस्थान में जो फेज चल रहा है ग्रामीण सड़क का, वो तीसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें 500 प्लस आबादी, 250 प्लस आबादी के सभी गाँव को ऑल वेदर रोड से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब एनएचआई का देख लेते हैं कुछ डाटा। एनएचएआई पूरे भारत में बनाता है, हमें भारत से मतलब नहीं, हमें राजस्थान से मतलब है। राजस्थान में इस समय 3105 किलोमीटर के कार्य प्रगति पे हैं, और राजस्थान में 37 कार्य प्रगति पे हैं, ठीक है। एनएचएआई बहुत सारे नेशनल हाईवे बना रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है भारतमाला प्रोजेक्ट। बहुत शानदार प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, मतलब देखिए तुम आने वाले समय पे देखना 5-10 साल। वैसे आपको पिछले 10 सालों में बहुत अंतर दिखा होगा रोड्स में, मुझे 5 सालों में बहुत अंतर दिखा है स्पीड में। आप कहीं भी जाइए आपको अच्छी कनेक्टिविटी रोड्स मिलते हैं, एक आध दो जगह को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ये हुआ भारतमाला परियोजना में 34,800 किलोमीटर जो है वो संपूर्ण भारत में बनाना है, और राजस्थान में 1,039 किलोमीटर राजस्थान के बट में आता है इस 34,000 में से। और दिल्ली बड़ौदा, इसे दिल्ली मुंबई जो है वो एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं, उसमें से राजस्थान के लिए 374 किलोमीटर जो है वो बट में आ रहा है, ठीक है। राजस्थान से होके वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जा रहा है, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, और उसके बाद में बूंदी, कोटा होते हुए एमपी होके निकलता है। तो वहाँ पे दिल्ली बड़ौदा ग्रीन फील्ड होके, उसके बाद में सांगरिया, सांचौर, सांतलपुर ग्रीन फील्ड में 737 किलोमीटर जो है वो राजस्थान से होके निकलेगा। अब राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी, ये 2 जून 2015 को ये शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 में अटल बिहारी जी के समय पे शुरू हुई थी, ओके। 250 प्लस आबादी वाले गाँव को जोड़ना है। राज्य में सड़क निधि योजना 500 प्लस गाँव के गाँव को जोड़ना है, उसके लिए फंड बनाया गया। उसके बाद में ग्रामीण गौरव पथ योजना 2014-15 में शुरू किया गया। ग्राम पंचायत में 1 किलोमीटर तक के जो है वो गांव को जोड़ना है इस चीज़ में, ओके। ग्रामीण गौरव पथ योजना ये वसुंधरा राजे के द्वारा चलाई गई थी। अब इसका नाम बदल के लिए थोड़ा सा और कर दिया गया है, और वो एक तरीके से ये कर दिया गया है, थोड़ा सा नाम कर दिया, विकास पथ कर दिया गया है। तो 5 वर्षों में बॉल टू बॉल विकास करना है। 1 किलोमीटर लंबाई सड़क होनी चाहिए, चौड़ाई 5.5 मीटर की होनी चाहिए, ये इसमें बोला है। राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता ली जा रही है। रिडकोड संस्थान बना हुआ है जो कि राजस्थान सड़क क्षेत्र के विकास के लिए पीपीपी मॉडल पे काम करता है, पब्लिक प्राइवेट। जो लोगों से बोला हुआ है भाई बहुत सारा पैसा चाहिए, तो लोगों से बोला कि आप, कंपनियों से बोला कि आप आओ पैसा लगाओ, और उसके बाद में सड़क का जितना भी खर्चा है टोल लगाना, टोल लगा के पैसा ले लेना। राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट का जो कमीशन कॉरपोरेशन है वो 1 अक्टूबर 1961 में जो है वो शुरू हुआ। इसके लिए एक्ट आ गया था 1950 में,
और इसकी शुरुआत हुई है 1 अक्टूबर 1961 में, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। और हरिद्वार के लिए मोक्ष कलश योजना चलाई थी पिछले साल सरकार ने। मोटर वाहन 2 करोड़ है। एक खास बात है, आप याद रखना चाहें तो जीवन रक्षक योजना सरकार के द्वारा चलाई गई। तो इसमें क्या है कि जो रोड्स पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, उन एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, एक्सीडेंट में पीछे से सहायता देने के लिए, भाई लोग क्या होता था, एक्सीडेंट हुआ मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते थे, एक्सीडेंट में सहायता नहीं देते थे, कौन पचड़े में पड़े। अब इसके लिए जीवन रक्षक योजना चलाई अशोक गहलोत जी, बहुत अच्छी योजना है मेरे हिसाब से। बोले एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट होने के बाद में तुम्हारे पास जो भी गाड़ी है उसे हॉस्पिटल में पहुंचाओ। हॉस्पिटल में पहुंचाओगे तो पुलिस तुमसे सवाल नहीं करेगी, पुलिस तुम्हें प्रोत्साहन देगी। प्रोत्साहन कैसे देगी, तुम्हारे लिए 5,000 रुपये देगी और सर्टिफिकेट देगी। बोले वाह अच्छी बात है। तो फिर तुमने कहाँ पहुंचाया, बोले कि भाई ले जाने के बाद में हम दर दर भटकेंगे। बोले दर दर नहीं, कोई भी सरकारी प्राइवेट कहीं पे भी ले जाओ, तुरंत मुफ्त इलाज मिलेगा अगर किसी को एक्सीडेंट हुआ। बाद में सरकार पैसा दे लेगी, वो देख लेगी कोई गरीब है अमीर है ये भी नहीं देखा जाएगा, आप तो पहुंचा दो, वहाँ इलाज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये टोटल 1350 किलोमीटर का है, दिल्ली से मुंबई तक का। 8 लेन है, इसे 12 लेन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात और ये महाराष्ट्र राज्य आते हैं। और हमारे राजस्थान के 7 जिले आते हैं, जिनमें 374 किलोमीटर की लंबाई का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है। ये करीब करीब 98,000 करोड़ रुपए का है। अब थोड़ा सा अनुमान लगाओ, 98,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ रुपए, बहुत सारा। ठीक है, इतना तो राजस्थान सरकार का बजट होता है उतने के आसपास में, उतने से आधे में तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है। और ख़ास बात देखिए, नितिन गडकरी जी ने बोला 2018 में बोला, और उन्होंने आज के टाइम पे तो बनवा भी दिया एक तरीके से। मान लीजिए 2 साल में तो वो चालू हो जाएगा, अगले साल में तो अपना दौसा से लेके और दिल्ली तक का चालू हो जाएगा, और 2023 तक पूरा कंप्लीट शुरू करवा देंगे। ठीक है, रेलवे की बात है, डाटा इतना याद रखना है कि 5937 किलोमीटर का डाटा है। 8.81% जो है वो इंडिया की वो कुल रेलवे का है। जयपुर मेट्रो, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, लास्ट लेक्चर में भी, अगले लेक्चर में भी काम आएगा। जयपुर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा इसका विकास किया गया। 1 जनवरी 2010 को इसकी शुरुआत की गई। इसके लिए जयपुर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन बनाया गया। इसको 4 फेज हैं। फेज 1A मानसूर टू चांदपोल बनाया गया। फेज 1B चांदपोल टू बड़ी चौपड़ बनाया गया, जिसमें 2.5 किलोमीटर की लंबाई की मेट्रो का डेवलप किया गया। इसका जो है वो कार्य 23 सितंबर 2020 को कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली में ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे चांदपोल टू बड़ी चौपड़ बन चुकी है। इसके लिए ADB की सहायता ली गई, एशियाई डेवलपमेंट की सहायता ली गई। उसके बाद में फेज 1C बड़ी चौपड़ ट्रांसपोर्ट नगर, और फेज 2 सीतापुरा से अम्बाड़ी का 23 किलोमीटर। ये सबसे बड़ा रहने वाला है, आने वाले टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट ये भी रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है सीतापुरा से लेके और अम्बाबाड़ी तक जानी चाहती है। शुरुआत में मानसरोवर से चांदपोल, फिर चांदपोल से बड़ी चौपड़। अगर आप जयपुर में रहते हो तो आपको इनका पूरा सीक्वेंस भी समझ में आ जाएगा। जयपुर में अगर रहते होंगे तो आप समझ आ सकते हो। देखो ऐसा है कि ये अपना जयपुर है। इस जयपुर में यहाँ पे बीच में है, बीच में हो गया चांदपोल। ठीक है, बीच में हो गए यहाँ पे चांदपोल। ठीक है, बीच में हुआ चांदपोल। ओके, उन्होंने पहला फेज बनाया चांदपोल से लेके, और इधर की साइड में मानसरोवर है, यहाँ पे मानसरोवर है, तो पहला फेज इधर की साइड वाला बनाया। और चांदपोल से आगे की साइड में आती है, थोड़ी सी आगे आने पे बड़ी चौपड़, और बड़ी चौपड़ से थोड़ा सा आगे आने वाला है ट्रांसपोर्ट नगर। ठीक है, और अम्बावाड़ी आता है यहाँ पे, और सीतापुरा आता है यहाँ पे। ठीक है, सीतापुरा थोड़ा सा याद हो जाए इसलिए बता रहा हूँ, बाकी कोई महत्व नहीं है। बोले पहले फेज में ये वाला कनेक्ट कर दिया, अगले फेज में बोले चांदपोल से लेके और बड़ी चौपड़ तक कनेक्ट करो। ठीक है, ये अंडरग्राउंड है पूरी की पूरी, ऊपर जगह ही नहीं है, बहुत डेंस है अपना सिटी। फिर बड़ी चौपड़ से लेके ट्रांसपोर्ट नगर तक बनाओ, ये अपना 1C में होगा। ये 1B में हो चुका है, चांदपोल से लेके बड़ी चौपड़ तक। मानसरोवर का 1A में हो चुका। फिर उसके बाद में फेज 2 आएगा, तो बोले सीतापुरा से आप चांदपोल होते हुए जोड़ दो अम्बावाड़ी तक, ये अपना फेज 2 रहने वाला है। ओके, डाक एवं दूरसंचार सेवाएं 10,307 डाकघर हैं। टेलीकॉम उपभोक्ता 6.5 करोड़ हैं। ओके, तो ये हुआ अपना पूरा ये अधोसंरचना विकास वाला लेक्चर। और अभी हम इसमें क्या ऐड करते हैं, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। चलो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादातर क्वेश्चन का देखते ही आंसर दोगे, क्योंकि एक एक चीज़ समझ में आ गई। अब वैसे एक चीज़ ध्यान रखना, अब आपको क्या है कि ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, तो क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे तो मज़ा ही आ जाएगा सारी चीज़ों का। अब आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी रट लोगे तो इनसे बाहर नहीं आएगा, मैंने इसलिए तो बोला हुआ है। बोले आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राजस्थान ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी रही है। देखो मैं आपको बताऊं, बजट जो होता है वो अगले साल के लिए होता है, और आर्थिक समीक्षा जो होती है पिछले साल के लिए होती है। तो ये बोलेंगे तो 20-21 का, तो इसमें पिछले साल में जो भी घटनाएं घटी हुई हैं, 21 में बजट आया तो उस समय 20 का और 21 का
नॉर्मली जब इकोनॉमिक सर्वे होता है तो दिसंबर तक का डाटा होता है, तो इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे तो उसमें दिसंबर लिखा हुआ है हर जगह। ठीक है, तो राजस्थान ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, याद आएगा आपको, याद आएगा ऑप्शन सी 21,835 मेगावाट। ठीक है, पॉइंट में भी देते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, आप याद रखिए 21,850 मेगावाट है, जिसमें से राज्य की सबसे ज़्यादा है 8,790। केंद्र की याद मत रखो और भी याद मत रखो, लेकिन अन्य में राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन जो देती है उसमें आपको याद रखना है पवन की, बायो की, सोलर की, तापीय भूल जाइए भले, तापीय हाईएस्ट है, बस इतना ध्यान रखना। तो तापीय तीनों में ही देती है, तापीय केंद्र भी देता है, राज्य भी। सोलर का 2178 याद रखना है, बायोमास का 101 या 102, 120 मैंने पढ़ा हुआ है एक्चुअली में, तो इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो 102 लिखा हुआ है, तो 102 भी याद कर लेना। ओके, ना 102 120 कुछ भी याद रख लेना, कोई फर्क नहीं। पवन का 3700, इंस्टॉल्ड क्षमता 4337 है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, आर्थिक समीक्षा के अनुसार RREC, RSMML एवं निजी क्षेत्र द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब इसने बोला है कि पवन ऊर्जा का किया जाता है 4139, नहीं 3700। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा हुआ ना 3700, और ये जो किया जाता है 3734 वाला किया जाता है, 3734 किया जाता है, बोले पहला वाला गलत हो गया। ठीक है, दूसरा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का इतना है क्या, थोड़ा सा और रिवाइज करो। सौर ऊर्जा का है अपना 2178। ठीक है, 2100 ये हुआ, 3734 ये हुआ 2178, छोटा कर। ओके, बायोगैस का ठीक है 102 याद रख लीजिए, ये इकोनॉमिक सर्वे में एक्चुअली में 102 ही लिखा है, बट उसमें एक दो जगह 120 लिखा हुआ था, तो थोड़ा ऐसा कन्फ्यूजन में है। 120 मेगावाट वाला, 102 वाला, अब ये कन्फ्यूजन वाली की स्थिति हो गई थी एक्चुअली में, तो 102 मेगावाट याद रख लेना। चलो इतना बस कन्फ्यूजन में हुआ है, वो क्वेश्चन में उसी तरीके से आएगा, आप ध्यान रख लेना। क्वेश्चन में 102 या 120 नहीं देंगे, ठीक है, या तो 102 देंगे या 120 देंगे, एक साथ में नहीं देंगे। उसके बाद में तापीय जल विद्युत परियोजना के तहत 3742 मेगावाट अन्य स्रोतों से मिल रहा है, तो ये वाला तो सही है, और बायोगैस वाला भी सही है। पहले दो गलत हैं, ठीक है, पहले दो गलत हैं, तो इसमें क्या बोला है, सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य तीसरा वाला है, बायोगैस का 102 और तापीय का 37, तो तीसरा, इसमें 3 और 4 सत्य हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुम योजना के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए। अब तो मैंने कुछ भी नहीं बोलने की जरूरत है, कुसुम योजना के रिगार्डिंग आपको कुछ बोलना ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है आपको। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्र, ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए ये योजना स्वीकृत की गई है। पहला बिल्कुल सही बात है, किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए ये योजना शुरू करी, बिल्कुल सही बात है। पीएम कुसुम योजना के तहत दो घटक मैंने 3 घटक बताए थे आपको, बोले ये तो गलत बात हो गई। इन घटनों के तहत 2022 तक जो है वो 30 गीगावाट जो है वो ऊर्जा उत्पादन, बोले ठीक है 30 गीगावाट तक तो लक्ष्य रखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घटक तो 3 है, तो इसमें क्या पूछा है, असत्य कथन बताइए, तो बोले दूसरे वाले में 3 घटक वाली बात है, तो ये तो असत्य है, तो ऑप्शन थ्रू हो जाएगा। फिर भी तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इस ग्रिड में कृषि पंप सेट आवेदकों के लिए को सोलर पंप सेट उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 25,000 देंगे, बिल्कुल सही बात है। और जिसका आवेदन बागवानी विभाग करेगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, और डीजल पंप से बदल के 12,500 देने हैं। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अक्षय ऊर्जा के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। क्वेश्चन पर ऑप्शन पढ़ देता हूं, अब तो रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। राजस्थान राज्य में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, RREC, ठीक है, राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक नोडल एजेंसी है, बिल्कुल सही बात है, भारत सरकार की नोडल एजेंसी है ये। ठीक है, भारत सरकार की नोडल एजेंसी है, भारत सरकार का जो नवीनीकरण मंत्रालय है उसके द्वारा राजस्थान में RREC बनाई गई है, जो अच्छे ऊर्जा डेवलप करवाती है राजस्थान में, तो बिल्कुल सही बात है, राजस्थान इंडिया की नोडल एजेंसी है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता को राज्य में प्रोत्साहन देने हेतु ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कार्य करती है, बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा फालतू में खर्च करते हैं, दिन भर लट्टू जलते रहते हैं फालतू में, बड़ा बल्ब यूज करते हैं, 100 वाट वाला बल्ब यूज कर रहे हैं, उसकी जगह हम 10 वाट वाला भी बल्ब यूज कर सकते हैं, LED बल्ब यूज कर सकते हैं, इसलिए तो LED बांटने की योजना चलाई गई थी।
एलईडी बांटी इसलिए गई थी कि एलईडी लगाओ, पुराने बल्बों को हटाओ। भाई पुराने बल्ब जो होते थे 100 वाट के या 200 वाट के होते थे, अब वो 200 वाट फालतू में ही खर्च कर रहे हैं, उसकी जगह 10 वाट से काम हो जाता है। उसके बाद में पुराने पंखे जो होते थे वो ज़्यादा एनर्जी लेते, बोले नए एफिशिएंसी वाले कूलर लेके आओ, नई एफिशिएंसी वाले। तो इस तरीके से जो है वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, बीवीई, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओ ना, इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब भी खरीदने जाओ तो वहाँ पे बीवीई लिखा होता है पीछे की साइड में, उसके द्वारा सर्टिफाइड किया गया, इस तरीके से लिखा होता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। बल्बों पे लिखा होता है। आप फ्रिज का ऊपर स्टिकर देखोगे तो वहाँ पे बीवीई का आपको कुछ दिखेगा लिखा हुआ। राजस्थान सरकार द्वारा निवेशकों के लिए अनुकूल राज्य सौर ऊर्जा नीति 2019 में जारी की गई, बिल्कुल सही बात है। पहली 2011 में, दूसरी 2014 में, तीसरी 2019 में। और इसमें क्या बोला कि हमें 24-25 तक जो है वो 30 गीगावाट जो है वो उत्पादन करना है सोलर ऊर्जा का। ओके, तो ये इसमें आपको ऊर्जा नीति जो है वो कहाँ पे ली गई आपकी 2019-20 में, और इसमें लक्ष्य रखा गया 30 गीगावाट का 2024-25 तक का। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या आपका आंसर रहेगा, एक बार दोबारा से देखते हैं। इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, तो उपरोक्त सभी सत्य हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। बड़ला सोलर पावर 4 फेजों में बनाया गया, 2245 मेगावाट क्षमता है। पहले बार में तो 65 वाट वाला RSPDL राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट लिमिटेड के द्वारा, दूसरा वाला भी उसके बाद 680 का, तीसरा वाला सौर ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा। उसके बाद में अडानी जी आ गए 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट लेकर के। उसके बाद में फलौदी पोखरण वाला जो है वो इस पर SL कंपनी के द्वारा 750 मेगावाट का। फतेहगढ़ वाला जो है वो अडानी जी के द्वारा जो है वो 1500 मेगावाट का। नोक वाला जो है वो RSPDL के द्वारा 925 मेगावाट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार भड़ला सोलर पावर के रिलेटेड असत्य कथन बताइए। एक ही बार में देख के आंसर दे दोगे आप। पहला ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं। भड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट की क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। प्रथम फेज में राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा स्वयं के स्तर पर विकसित किया गया। पहली बार जो डेवलप किया गया था वो राजस्थान सोलर पार्क RSPDL के द्वारा डेवलप किया गया था। दूसरी बार भी उसके द्वारा किया था। तीसरी बार सौर ऊर्जा लिमिटेड आई थी। चौथी बार अडानी जी आ गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दूसरे, तीसरे व चौथे फेज को नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत किया गया। ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इनमें अलग अलग कंपनी आ गई, ऊपर भारत सरकार का द्वारा थोड़ी किए गए थे। तो दूसरा तो मैंने बताया RSPDL के द्वारा, तीसरा सौर ऊर्जा लिमिटेड, चौथा जो है वो अडानी के द्वारा। ठीक है, बड़ला सोलर पार्क फेज प्रथम में 1000 मेगावाट की परियोजना से विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। फेज 1 में, फेज 4 में पहली बार में जो है वो फेज 4 में पहले 1 में जो फेज 1 था उसमें 60 मेगावाट की प्रोजेक्ट था यार, फेज 1 में। तो दूसरे वाले में 680 का था। कुल मिला के 2245 मेगावाट जो है वो उसकी क्षमता है टोटल चारों फेजेज की। ठीक है, तो 2245 पहले फेज में 60 मेगावाट का था ओनली। तो इसमें क्या पूछा है, असत्य कौन सा है, तो ये भी असत्य है और दूसरा भी असत्य है। तो C एंड D दोनों ही आंसर हो जाएंगे इसमें। ठीक है भाई, कौन कौन बना रहा है तो वो उधर ध्यान रख लेना है। तीसरा, चौथे, पांचवें कौन ध्यान बनाया, उसके बाद में पहले फेज में 60 मेगावाट का बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार नवीन और नवीनीकरणीय मंत्रालय भारत सरकार सोलर पार्क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सोलर पार्क कौन से हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही वो जो हैं कंट्रोल जो आ रहे हैं नवीन ऊर्जा मंत्रालय के अंदर ही आ रहे हैं। ओके, तीनों कंट्रोल कौन कर रहा है, वही कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है नाम कौन से हैं। अब इसमें ये लिखा हुआ है भाई जितने भी सोलर पार्क बनेंगे सबका ऊपर से कंट्रोल उसी का आ रहा है, तो इसमें शायद ये हो सकता है कि अंतर्गत विकसित किया गया है। ये वाला, इसमें C वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है। सही इसलिए हो सकता है, इन्होंने विकसित नहीं, अच्छा ऑप्शन में सही लिखा है इन्होंने विकसित नहीं किया, ऐसा नहीं बोला है कि इन्होंने डेवलपमेंट किया, इसके अंतर्गत विकसित किया गया। तो हाँ, बात सही है, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है वो। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें ओनली D ही होगा, C नहीं होगा। C वाले में उन्होंने लिखा है कि उनके अंतर्गत, उनके कंट्रोल में विकसित किया गया है, ना कि उनके द्वारा। तो बाकी जितने भी राजस्थान में जितने भी सोलर पार्क बनेंगे उनके कंट्रोल में ही आएंगे, निश्चित सी बात है, ऊर्जा मंत्रालय के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के। तो फलौदी पोखरण वाला 700 का है, बिल्कुल सही है। फतेहगढ़ 1500 मेगावाट का है। नोक वाला 925 का है। तो उपयुक्त तीनों ही सही है। सोलर रूफटॉप 3070 का, रेस्को राजकीय भवनों पे बनाना।
क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा संरक्षण दिवस राजस्थान अच्छे ऊर्जा निगम RREC के द्वारा कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। ठीक है, 14 दिसंबर। आ गया ध्यान? राजस्थान अच्छे ऊर्जा निगम के द्वारा यहाँ पे पुरस्कार समारोह मनाया जाता है। ओके, या ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पुरस्कार दिए जाते हैं, 11 अब तक दिए जा चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा के अनुसार बायोमास ऊर्जा के संदर्भ में असत्य कथन। बायोमास का आपको ध्यान आ रहा हो तो 120 मेगावाट का स्रोत सरसों की तूड़ी, जूली फ्लोरा और गोबर इनके द्वारा बनता है। बायोमास की नीति 2010 में आई थी। बायोमास नीति 2010 में आई थी। अब क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में बायोमास ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा है। बिल्कुल सही बात है, एक स्वच्छ ऊर्जा है। इसमें गला करके सड़ा करके जो गैस बनती है उस गैस के द्वारा ही जो है वो उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में बायोमास के प्रमुख स्रोत प्लास्टिक और चमड़ा है। प्लास्टिक चमड़ा थोड़ी होता है, सरसों की तूड़ी, जूली फ्लोरा और गोबर होते हैं। राजस्थान में 120 मेगावाट क्षमता के 13 बायोमास जो है वो उत्पादन की, 102 या 120 कुछ भी याद रह जाए, दोनों याद रख लेना। ओके, वर्तमान में 14 मेगावाट के 2 संयंत्र पे कार्य चल रहा है। बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या पूछा? असत्य। तो असत्य 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 असत्य, ये वाला असत्य हो गया ना, प्लास्टिक और चमड़ा वाला। प्लास्टिक चमड़ा नहीं होता है, सरसों की तूड़ी और गोबर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा के अनुसार ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम RREC के द्वारा 14 दिसंबर को चलाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी दिए जाते हैं। कि असत्य कथन बताइए ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के बारे में। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन में। राजस्थान अच्छे ऊर्जा निगम द्वारा ऊर्जा दक्ष उपकरणों के प्रयोग को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा बढ़ावा देने हेतु प्रोजेक्ट से राज्य में ऊर्जा बचत की संभावना को दर्शाने के लिए, भाई संरक्षण का उद्देश्य क्या होगा? जागरूकता करना है आपको किसी भी तरीके से। जो कम ऊर्जा खर्च करने वाली जो प्रोडक्ट हैं वो आपको जनता तक पहुंचाने, जागरूकता करनी है, पुरस्कार देना है, प्रोत्साहन करना है। बात सही है भाई। ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या? वो असत्य पूछा तो पहला तो सही है इसमें। अगला, ऊर्जा संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को पहचान के लिए राजस्थान अच्छे ऊर्जा निगम 14 दिसंबर को जो है वो पुरस्कार वितरण समारोह करता है। बिल्कुल सही बात है। अभी तक 3 अब तक जो है वो पुरस्कार दिए गए हैं, 3 नहीं 11 पुरस्कार दिए गए हैं। उसके अलावा उद्योग, सरकारी भवन, इन जगहों पे राजस्थान अच्छे ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अभी इतना ध्यान तो नहीं रहता है, इसमें भी दिए जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना अब तक 11 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। 3 लिखा है तो इसमें असत्य कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। 73 का आंसर आप दे पा रहे होंगे, मुझे ध्यान आ रहा है। ओके, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सड़क के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है। सड़क का दोबारा डाटा देख लीजिए। सड़क 2.69 लाख 2.69 लाख वाली जो सड़क है अपने राजस्थान में है, और 1947 में हमारे पास 13,553 किलोमीटर की थी। घनत्व अपना राजस्थान का 78 है, इंडिया का 152 है। कौन बनाता है? नेशनल हाईवे 10,000, स्टेट हाईवे 15,000, मुख्य जिला सड़कें भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण सड़कें सबसे ज़्यादा। PM ग्राम सड़क योजना, इसमें PM प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा जो है वो, ये थोड़ा सा पूछा ही नहीं जाएगा बस, क्योंकि पहले शुरुआत में 500 प्लस के थे, फिर उसके बाद में वो शुरुआत में 250 प्लस थे, फिर पहाड़ी क्षेत्रों में, ढाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग था, तो नहीं याद रहे तो फिर उसके अलावा राज्य सड़क निधि इसके द्वारा भी बनाई जाती है। ग्रामीण गौरव पथ का डाटा याद रख लेना है। ग्रामीण गौरव पथ जो है वो पुराने टाइम पे बनाया गया था, आज के टाइम पे विकास पथ है जिसमें 1 किलोमीटर की लंबाई, 5.5 मीटर की चौड़ाई। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1949 में राजस्थान में 13,553 थी। बिल्कुल सही है। 2020 में बढ़कर के 2,69,000 हो गई हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, और घनत्व जो है वो राजस्थान में 78 था। बिल्कुल सही है, 78 है। इंडिया में कितना है? 152 है। राष्ट्रीय स्तर पर उच्च घनत्व 120 नहीं है, 158 है। 158 है, ध्यान रखना है। तो इनमें से कौन सा असत्य है? तो चौथा गलत है, पहले तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में सड़कों की लंबाई के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग 10,000 सही है, राज्य के मार्ग 15,000 सही है, मुख्य जिला सड़क थोड़ा सा 8,807 है, यहाँ पे इन्होंने लिया है तो गलत है, और ग्रामीण सड़क 1,80,000 के आसपास में। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत तो बहुत सारी 34,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही हैं, उसमें से 1,039 किलोमीटर की सड़कें राजस्थान के लिए आ रही हैं। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, जिसे हम बोलते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, उसमें 374 जो है वो राजस्थान से होकर गुजरता है। सांगोडिया, सांचौर, संतालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, इसमें से 637 किलोमीटर राजस्थान से गुजरने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान में डाकघर दूरसंचार के लिए क्या सत्य कथन है? डाकघर दूरसंचार अर्थव्यवस्था को विकसित करने के एक साधन है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2020 में पहला बात, डाकघर दूरसंचार सेवाएं अर्थव्यवस्था को विकसित करने के साधन है। बिल्कुल सीधी सी बात है, कनेक्टिविटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डेवलपमेंट होगा, सीधी सी बात है। कुल डाकघर 1,307 थे, जिसमें गाँव में इतने और शहरों में इतने। बिल्कुल सही बात है।
डाटा याद रह जाए तो याद कर लेना। मार्च 2020 में कुल उपभोक्ता टेलीफोन के ये हैं 6,60,00,000, ठीक है, जिनमें से मोबाइल यूज करने वाले हैं 6,55,00,000 और घरों में तार वाले फ़ोन यूज करने वाले हैं 5 लाख। तो ये भी याद रह जाए तो ठीक है, उपयोग सही है। ओके, अगला, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964, ठीक है, इतनी बस चलती हैं, 5,081 बस चलती हैं, ठीक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कुल लंबाई है 1350, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही बनाया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो इसकी कुल लंबाई है 1350, 8 लेन के इस समय बन रहा है, पूरा एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ये जो अपना दर्रा अभ्यारण्य कोटा में, उसके अंडरग्राउंड होके जाएगा, अंडरग्राउंड होके सबसे लंबी जो है वो सुरंग बनने वाली है। भाई अंडरग्राउंड क्यों? कि दर्रा अभ्यारण्य में जो है वो जीवों के आने जाने में परेशानी होगी, अगर एक्सप्रेसवे बनाएंगे तो उनका वो एक तरीके से टकराव हो, तो बोले अंडरग्राउंड बनाओ बहुत लंबी दूरी तक, ताकि ऊपर ऊपर होके ही ऊपर जो पशु हैं वो आपस में एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। राजस्थान के 7 जिलों में होकर के 374 किलोमीटर मिलेगी इसमें। कोविड महामारी के दौरान 5 लाख से अधिक यात्रियों को अपने गंतव्य पहुंचाने हेतु एक्सीलेंट इन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में राष्ट्रीय PSU अवार्ड किसे मिला था? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC को जो है वो ये अवार्ड मिला था 1 अक्टूबर 1950 में एक्ट आया था। अगला क्वेश्चन है अपना 15वां, भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण NHAI के द्वारा कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें, तो ये ध्यान रखना 37 कार्य प्रगति पे चल रहे हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन पढ़ूँ, 34,000 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित लागत के इतने किलोमीटर के जो है वो 37 कार्य प्रगति के हैं, इनमें से 8 कार्य पूरे हो चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5,062 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत के 1,039 किलोमीटर लंबाई के 5 कार्य प्रगति में, जिनमें से 2 कार्य पूरे हो चुके हैं, बिल्कुल सही है। दिल्ली मुंबई या दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस, दिल्ली से बड़ौदा और फिर बड़ौदा से मुंबई, तो एक साथ में दिल्ली मुंबई बोल देते हैं। राजस्थान में 374 किलोमीटर और इसकी राजस्थान के लिए जो बनने वाला है उसकी लागत है 11,000 के आसपास में, बिल्कुल सही है। सांगरिया सांचौर एक्सप्रेसवे 337 किलोमीटर, 37 किलोमीटर की अनुमानित लागत इतनी है, बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आर्थिक समीक्षा, विकास पथ के संदर्भ में बताइए। 5 वर्षों में बाल टू बाल विकास पथ करना है, बिल्कुल सही बात है। लंबाई कितनी होगी? 1 किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है। फिर विकास पथ के लिए ग्राम एनाइलमेंट का चयन राज्य स्तर समितियाँ करेंगी? नहीं, ये जिला स्तरीय समितियाँ करेंगी, तो थोड़ा सा याद कर लेना हो जाए तो। विकास पथ के दोनों ओर घरों की दीवारों के साथ साथ में L शेप में नाली का निर्माण किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या पूछा है? असत्य कथन छाटिए। तो इसके लिए जो ग्राम और अलाइनमेंट का चयन जो है वो जिला स्तरीय समितियाँ करती हैं। रेलवे का मैंने बताया कि 5937 किलोमीटर, ऑल इंडिया का 8.81%। मोटर वाहन पंजीकरण 2 करोड़ लोगों ने जो मोटर वाहन पंजीकरण करा लिया है। पवन ऊर्जा का मैंने बताया 100 मीटर में 20 मीटर की ऊंचाई पे हमारे यहाँ पे 127 गीगावाट क्षमता है, और वर्तमान में जो है वो इंस्टॉल्ड है इतना, और 3734 जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है। लिंक विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी जो नीति आई थी 2019 में आई थी। तो इस तरीके से ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। मैंने ये 3-4 बार आपके लिए रिवाइज करा दिया। अब आपका काम है, मैं भी रिवाइज करा सकता हूँ, बट अब आपका काम है खुद से ये नोट्स पढ़ना और 2 बार 3 बार रिवाइज और कर लेना, और इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा अपनी आधारभूत संरचना में। चलो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद। जय